नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं नेशन नाउ पर एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ और हम दोनों हैं नेशन नाउ पर जो है हमेशा हम आपके साथ। प्रदीप जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। असल में मुझे बहुत मजा आ रहा है आजकल। मुझे प्रदीप जी बहुत मजा इस बात पे आ रहा है कि बड़े दिनों के बाद, सालों के बाद मैंने देखा है कि एक सरकार है महाराष्ट्र में जो असल में काम कर रही है। एग्जैक्टली 24/7 जिसको 365 डेज। जिसको ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि भैया जितने भी नौकरशाह हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं, या तो काम करो वरना जयराम जी की। I have never seen bureaucrats in Maharashtra work this hard, and that happens only when the orders come from the top, when you can actually see Mr. Eknath Shinde and of course the completely incomparable Mr. Devendra Fadnavis work so hard. Very frankly speaking, Mr. Devendra Fadnavis holds the unique distinction of being the only man, the only chief minister to have completed his full term. Yes, sir, exactly. And among stalwarts. Among if the you see stalwarts. the entire history of Congress. That's right. That's correct. जहां तक देवेंद्र फडणवीस जी का खुद का प्रश्न है, देवेंद्र फडणवीस जी जैसा कोई और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को नहीं मिला. And I would say hats off to the man. Hats off to the man. I have been saying this again and again and again. एक बार नहीं, न जाने कितनी मर्तबा मैं यहाँ बोल चुका हूँ, जो शख्स मुख्यमंत्री रह चुका हो, जिसके साथ 105 एमएलए हूं, फिर भी पार्टी हाईकमांड के कहने पर, प्रदीप जी, पार्टी हाईकमांड के कहने पर जिसने उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार कर लिया हो. Exactly. Yes. That shows character. That shows a strength of character which you don't get to see otherwise. Absolutely A fantastic. leader and the soldier, both. Absolutely. ये साहब संघ की ट्रेनिंग है, आरएसएस की ट्रेनिंग है. Let's be very clear. And at the moment with us from the भारतीय जनता पार्टी, अभिषेक त्रिपाठी साहब. अभिषेक त्रिपाठी साहब, नमस्कार. 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 वंदे मातरम. वंदे मातरम. भारत माता की जय. जय महाराष्ट्र. भारत माता की जय साहब. जय महाराष्ट्र, जय हिंद. मैं राजीव के बजाज आरकेबी और मेरे साथ हैं एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी. आपका स्वागत है नेशन नाउ में. अभिषेक त्रिपाठी जी, वही हम लोग बात कर रहे थे अभी, शायद आपने सुना कि नहीं सुना मुझे मालूम नहीं है, कि देवेंद्र फडणवीस अकेले शख्स हैं जिन्होंने पूरे 5 साल कंप्लीट किए हैं, पूर्ण किए हैं बतौर चीफ मिनिस्टर के पद पर महाराष्ट्र में. नंबर 1. नंबर 2, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, अंदरूनी ताकत क्या होती है, बड़ा दिल क्या होता है, यह कोई देवेंद्र फडणवीस से सीखे. मुख्यमंत्री रहने के बावजूद, 105 एमएलए साथ में होने के बावजूद उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार कर लिया, क्योंकि हुक्म आया हेडक्वार्टर से कि भाई देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो एकनाथ शिंदे होंगे, आप उप मुख्यमंत्री रहेंगे. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. आई थिंक महाराष्ट्र इज लकी टू हैव अ मैन लाइक दैट. अभिषेक त्रिपाठी साहब. सर, 2014 में 2 मिरेकल हुए थे हिंदुस्तान में जी. एक नरेंद्र मोदी जी जीत के आए थे, प्रधानमंत्री बने थे, और महाराष्ट्र में दूसरा हुआ था जो देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बन के आए थे. जी. तो सरकार उन्होंने 2014 से 19 तक चलाई. वो वैसी सरकार महाराष्ट्र के इतिहास में कभी नहीं चली है. ईमानदारी से भरा, काम से भरा. और वो कहते हैं ना कि जब आपकी नीयत अच्छी हो, आपका कर्म अच्छा हो, तो आपको अच्छा माना ही जाएगा, देखा ही जाएगा. ये कहने की बात नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस 2014 से पहले प्रदेश के अध्यक्ष थे, 2014 को मुख्यमंत्री बने, 19 तक फिर नेता विपक्ष बने, अब उप मुख्यमंत्री हैं. तो एक ऐसा व्यक्ति जो सर्वोच्च हर तरीके के पद लेने के लायक है, जी. आगे बढ़ाने के काम के लायक है, वो है देवेंद्र फडणवीस जी. ये एक बहुत बड़ी बात है कि लगातार नॉन स्टॉप उन्होंने हर वो पद लिया है जो संगठन ने उनको बोला है, और बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही निष्ठावान से, सारे संगठन को साथ में, सरकार को साथ में, तब युति थी हमारी शिवसेना से, उनको साथ में लेके चले हैं, और बहुत अच्छे से. और आपने बहुत अच्छी बात बोली थी राजीव जी अभी थोड़ी देर पहले, कि जो हाईकमान का आदेश आया, जो संगठन सर्वोच्च से आदेश आता है, हमको वो मान्य होता है. और बहुत बड़ी बात होती है कि एक व्यक्ति जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे और सफल मुख्यमंत्री रहे, वो वापस उप मुख्यमंत्री होके वापस आए. ये अपने आप में अपना एक कैरेक्टर दिखाता है, अपना एक चरित्र दिखाता है जो देवेंद्र फडणवीस में भरा हुआ है. और इस वजह से हम सब लोग, लाखों लोग जो हम कार्यकर्ता हैं,
जो हम सब लोग हैं, उनको देख के चलते हैं, उनको देख के आगे बढ़ते हैं, उनसे सीखते हैं। तो ये खासियत है हमारे देवेंद्र फडणवीस जी की। फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। एंड द अदर थिंग इज, अभिषेक जी, जो आपने बात कही कि भाई भारतीय जनता पार्टी का एक कैडर है, वो कैडर हम लोग पहले से ही देख रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। 1980 में बनी, आज तक कहां से कहां पहुंच गई। मेरा ये कहना है कि जब हुक्म आता है तो हुक्म की एकदम तामील होती है, अनलाइक इन अदर पार्टीज। बाकी हर पार्टी में तो साहब रेबेलियन हो जाती है, बगावत हो जाती है, ना जाने क्या कुछ हो जाता है, मनाना पड़ता है जी। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात मैंने ये देखी है, देवेंद्र फडणवीस जी का जो कमिटमेंट है विकास के प्रति, यानी डेवलपमेंट के प्रति, महाराष्ट्र की डेवलपमेंट के प्रति, वो बिल्कुल कम नहीं हुआ है। आई स्टिल रिमेंबर when I was in Sahara, I think yeah that's right, 2002 2003, this show was on Sahara, और उस वक्त वो एमएलए थे, नागपुर से उनका इंटरव्यू किया था हम लोगों ने। उस वक्त भी उनकी कमिटमेंट थी। क्या कमिटमेंट थी? भले ही कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी, लेकिन उनका सिर्फ यही था कि महाराष्ट्र में विकास कैसे हो, लोगों का फायदा कैसे हो, महाराष्ट्र का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़े, महाराष्ट्र का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास कैसे बने। और वो उसका उदाहरण जो है हम लोग देख रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं अभिषेक जी कि ये कब तक चलेगा? मतलब जो कमिटमेंट अभी दिखाई गई है वो सिर्फ अभी के लिए है या ये हमेशा चलेगी? अभिषेक जी, देखिए, कमिटमेंट का तो वो होता है जो हमेशा चले। आप सरकार में हो, आप सरकार में ना हो, आप विपक्ष में हो तो भी कमिटेड है आप अपनी सोसाइटी के लिए। और अगर आपको जनता ने चुना है और सरकार में लाया है और सेवा करने का मौका दिया है, तो देवेंद्र फडणवीस जी से बेहतर कोई नहीं है महाराष्ट्र में। हम सब लोग ये देखते हैं। सबसे बड़ी बात उनकी ये है कि वो कोई भी वक्त खाली नहीं जाने देते। उनमें इतनी मेंटल स्टेमिना है, इतनी फिजिकल स्टेमिना है। आप उनके साथ समय बिताएं, वो कभी भी समय से आगे चलने की कोशिश करते हैं। तभी आप जनता का पूरा काम कर पाएंगे, तभी आप सारा जो जरूरत है एक प्रदेश को, एक स्टेट को जो जरूरत होती है, द नीड ऑफ द स्टेट, वो कंटिन्यूअसली उस चीज पे बात करते हैं। चाहे उनको कोई आप यंगस्टर्स के साथ बैठा दो, कोई मिडिल एज का हो, कोई उनसे वृद्ध हो जिसके पास खुद बहुत एक्सपीरियंस है, वो समानता सबके साथ उसी तरीके से बर्ताव करते हैं। उसी तरीके से वो ये हमेशा कोशिश करते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र प्रदेश आगे जाए और जन जन तक वो चीजें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितनी सारी स्कीम लेके आए हैं पिछले 9 साल में, वो जन जन तक कैसे पहुंचे, ये सर्वप्रथम देवेंद्र फडणवीस जी, उनके सारे कैबिनेट में, साथ ही संगठन के सारे लोग। मैं आपको बता दूं, हम आराम कर लें लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी आराम नहीं करते हैं। और ये बड़ी बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सच बात है, क्योंकि वो हर चीज का संज्ञान लेते हैं, हर चीज की जानकारी लेते हैं, कब कौन सी चीज कब कैसे डेवलप हो रही है, विकास कैसे आगे जा रहा है, किस तरीके से। वो एक होता है ना कि चेन ऑफ इवेंट्स होते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है। आपने काम सौंपा है तो उसका फॉलो अप लेना पड़ता है। ये इस चीज के मास्टर हैं देवेंद्र जी। वो दिमाग, वो उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि चेहरे में एक छोटी सी मुस्कान रखते हैं और अंदर से वो बहुत सारा काम करते रहते हैं। लोगों को शायद कभी कभी कुछ लोगों को लगता होगा तो ये बहुत आसान है, लेकिन ये आसान नहीं है। एक व्यक्ति के ऊपर बहुत से भार हैं और बहुत ही बखूबी निभाते हैं। और कभी भी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। इस पे हम चर्चा कर चुके हैं, चाहे वो पद की हो, गरिमा की हो, प्रदेश के विकास की हो, वो कभी शिकायत नहीं करते। ये उसी संगठन के सिपाही की तरह खड़े रहते हैं जैसे कि हम सब लोग हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि प्रदेश की कार्यकारिणी थी भारतीय जनता पार्टी की नासिक में, उनका जो इन्वॉल्वमेंट था, उनका जो लेवल था, वो जो हम सब प्रदेश के पदाधिकारी और कार्यकर्ता वहां पे थे, मैंने प्रत्यक्ष रूप से ये चीज बहुत करीबी बैठ के उनको देखा, उनसे सीखा कि छोटी छोटी डिटेल, छोटे छोटे काम, छोटा चाहे वो संगठन का हो चाहे सरकार का, कार्यकारिणी ऑफ कोर्स संगठन की होती है तो उसको कैसे करना है, हर चीज में उनका एक जो अपना योगदान वो दे सकते हैं, देना चाहते हैं और सलाह मशवरा करके देना चाहते हैं। वो वन साइडेड कभी नहीं रहते। वो
सबको साथ में लेके चलते हैं। एक लीडर जी। की एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है ये चीज। That's right. जो इंटरव्यू की आप बात बता रहे थे 2003 में, मैं आपको 20 साल से देख रहा हूँ राजीव जी, बहुत बड़ी बात है कि मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ मेरे लिए। तो मुझे सब चीजें याद हैं, और मुझे वो भी याद है जब वो सिर्फ विधायक होते थे और हमारी सरकार नहीं होती थी, जी। और किस तरीके से समय से आगे चलना। मतलब अगर मैं बोलूं तो उसमें मैं ऐड करूंगा सोशल मीडिया। जी। आज सोशल मीडिया को हम 2014 से देख रहे हैं ज्यादा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में प्रधानमंत्री, और यहाँ पे मैं देखूं तो देवेंद्र फडणवीस जी के, उन्होंने प्रदेश कार्यकारिणी में एक पूरा सेशन रखा था सोशल मीडिया के इंपॉर्टेंस का, किस तरीके से लोगों तक पहुंचा जाए और किस तरीके से काम को पहुंचाया जाए, किस तरीके से जानकारी को पहुंचाया जाए। जी। तो बहुत डिटेल में वो काम करते हैं। आई थिंक ये जो कमिटमेंट की बात आपने पूछी थी राजीव जी, ये नॉन स्टॉप है देवेंद्र जी का, ये चलता रहेगा, ये आजीवन चलता रहेगा। यहाँ पे अभिषेक त्रिपाठी जी, मैं प्रदीप जी उसके बाद आप Yes, आए, yes, बिल्कुल। मैं ये सवाल जरा पूछ लूं। मुझे ये पूछने की बड़ी इच्छा है कि भाई, क्योंकि आई नो हिम टू बी अ मैन ऑफ टोटल कमिटमेंट, जहां तक के देवेंद्र फडणवीस जी का प्रश्न है, जैसे अभी अभिषेक त्रिपाठी जी ने बताया। उसके अलावा अंदर से बहुत इमोशनल आदमी है, याद रख लीजिए, उनका जो इमोशनल कोशेंट है वो बहुत जबरदस्त है। जो भी काम करते हैं इमोशन के साथ करते हैं। तो लिहाजा जब आदरणीय सम्माननीय उद्धव ठाकरे जी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके कांग्रेस और एनसीपी के साथ नाता जोड़ लिया, मुझे ऐसा लगता है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, कि देवेंद्र जी को बहुत चोट आई होगी, बहुत जबरदस्त तरीके से चोट आई होगी, नॉट ओनली एज अ पार्टी बट इवन पर्सनली, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर, ये पता नहीं अभिषेक त्रिपाठी जी आप इससे एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूं। 2019 के जो चुनाव हुए, 2019 के चुनाव के पहले दिल्ली से भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व में काफी ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को अकेले लड़ना चाहिए, महाराष्ट्र में चुनाव अकेले लड़ना चाहिए, विधानसभा का हमारी 170 से 175 सीटें आएंगी, ऐसा कहा गया। देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा हमारी कमिटमेंट है शिवसेना के साथ, हम कमिटमेंट तोड़ नहीं सकते। तो भले ही भारतीय जनता पार्टी की 105 सीट आई हों, लेकिन देवेंद्र जी ने अपनी कमिटमेंट को नहीं छोड़ा। तो जब उद्धव ठाकरे जी ने यह किया, आप जितने कार्यकर्ता हैं, जितने आप प्रमुख हैं, कई कई लोग विभाग प्रमुख हैं, कई कई लोग प्रवक्ता हैं, आप सब लोगों के ऊपर क्या बीती उस वक्त, त्रिपाठी जी? देखिए, हम लोगों को बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ, क्योंकि एक इतिहास है। ये युति जो हमारा जो कोएलिशन था शिवसेना से, ये बाला साहब, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी, जी। ये एल.के. आडवाणी जी, जी। मुरली मनोहर जोशी जी, प्रमोद महाजन जी, ये गोपीनाथ मुंडे जी, स्वयं देवेंद्र फडणवीस जी, तो ये सब लोगों का एक मिला जुला एक राह पे चल रहे थे हम लोग, और हम 30-32 साल से साथ में थे। तो वो क्या है ना कि 30-32 साल से अगर आप किसी बेगाने को भी साथ रख लो तो उससे दिल लग जाता है। तो ये तो हमारे बहुत अच्छे हिंदुत्व के पथ पे चलने वाले हमारे साथी रहे हैं, और बाला साहब हिंदू हृदय सम्राट रहे हैं। तो हम लोगों को तकलीफ बहुत ज्यादा हुई थी। लेकिन मैं 2019 से थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। आपने ये बात की कि वो इमोशनल भी है, वो कमिटेड भी है, अपने कोएलिशन से कमिटेड है। 2017 में मुंबई में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए थे जी। और शिवसेना ने 84 सीट 84 सीट्स जीती थी, हमने 82 सीट जीती थी। करेक्ट। मात्र 2 सीट कम थे, लेकिन हम पूरी तरीके से उनका सपोर्ट किए। हमने डिप्टी मेयर का भी जो हमारे पास पहले पद होता था, हमने नहीं लिया। ये देवेंद्र फडणवीस जी ने बोला था कि नहीं, आप पूरी तरीके से म्युनिसिपल चलाएं, अच्छे से चलाएं, हम किसी तरीके से कोई प्रेशर आपको नहीं देना चाहते, कुछ मांगना नहीं चाहते, हम डिप्टी मेयर का पद भी त्याग करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, जबकि हम मात्र 2 सीट उनसे छोटे थे। अब आते हैं हम 2019 में। जी। अगर आज हम युति करते हैं, ये देवेंद्र फडणवीस जी का डिसीजन था और हम सबको पता था। हम लोग मन में कभी कभी कार्यकर्ता हैं तो विचलित होते हैं, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें अकेले जाना चाहिए, हम बहुत अच्छा चल रहे हैं, हमने पिछला 5 साल बहुत अच्छा दिया है नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, देवेंद्र जी की अगुवाई में। तो हमारे मन में ये लालसा आती है और ये सच है कि हम अकेले जाएं। और लेकिन ये देवेंद्र फडणवीस जी का उनको क्रेडिट जाएगा कि जी उन्होंने बोला कि नहीं, जो हम इतने टाइम से करते आ रहे हैं वो चीज हम फिर से रिपीट करेंगे, हम फिर से युति में आएंगे, हम फिर से कोएलिशन धर्म का पालन करेंगे। तो साथ में चुनाव लड़ा गया। और ये बोलना बड़ी बात नहीं होगी राजीव जी कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बहुत ज्यादा है, क्योंकि काम ऐसा है, मोदी जी का काम ऐसा है, देवेंद्र जी का काम ऐसा है। उनके वोट का फायदा हमारे युति को भी मिलता है, और ये बोलने में मुझे किसी तरीके का कोई नहीं। यहाँ शिवसेना के उस टाइम के शिवसेना के बहुत से सांसद हैं जो खुले
प्रखर रूप से मुखर होके बोलते थे कि मोदी जी की वजह से हमें वोट मिला है। बहुत से विधायक शिवसेना के बोलते थे कि मोदी जी की वजह से हमें वोट मिला है। आज हम 105 सीट से जीते थे 2019 में, ये लोग 56 सीट से जीते थे 2019 में। आज नियति यही बोलती है और नेचुरल ये अलायंस था कि हमें साथ में आना चाहिए था, लेकिन इस तरीके का जो धोखा हमें मिला है, ये इससे हमें बहुत तकलीफ हुई थी। हमें हमें बहुत खराब लगा था कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। लेकिन मैं आपको फिर भी बताना चाहता हूँ, देवेंद्र जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में वो अपने को बहुत संयम से रखते हैं, बहुत पेशेंस से रखते हैं। मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स बट मैन ऑफ लॉट ऑफ एक्शन। तो ये समझना हमारे लिए था कि हम उस चीज को मान लिए कि ये जो हमारे साथ हो रहा है उसमें दूसरी पार्टीज का भी हाथ था, चाहे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस हो, सबका था। और किस तरीके से श्री उद्धव ठाकरे जी हमें छोड़ के चले गए, एक तरह से हमें पूरी तरीके से धोखा दिए। चुनाव हम साथ में लड़े थे, वोट हमारा भी मिला था उन्हें। तो ये एक बहुत तकलीफदेह चीज थी, लेकिन इसको मैं खुल के बोलूंगा कि इस खून के घूंट को भी देवेंद्र जी ने एक नारियल पानी समझ के पी लिया था। और हम सब लोग उस चीज को फॉलो कर रहे थे कि कोई बात नहीं, ऐसा होगा, ऐसा होता है राजनीति में, लालच होती है कुर्सी की, मुख्यमंत्री बनने की। देखिए बाला साहब ठाकरे चाहते तो 1995 में मुख्यमंत्री बन जाते, मनोहर जोशी की जगह, नारायण राणे जी उस टाइम थे उनकी जगह, लेकिन उनको पद का कभी कोई लालच नहीं था, सरकारी पद का, कभी वो मुख्यमंत्री। लेकिन आज हमने ये देखा कि उनके वंशज श्रीमान उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री पद का लालच आया, तो वो उस पार्टी के साथ चले गए जिसको बाला साहब जी सपने में भी नहीं देख सकते थे, और जो कांग्रेस पार्टी है प्रमुख था, और ऑफ कोर्स शरद पवार जी की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो दुरुस्त बात, काफी तकलीफ थी। आई स्टिल रिमेंबर बोथ प्रदीप जी एंड आई मेट देवेंद्र फडणवीस जी असेंबली में, मतलब असेंबली के बाहर जाकर के, विधानसभा में मिला था ना प्रदीप जी? 2020 की बात, जस्ट बिफोर द लॉकडाउन हैपेंड, बिल्कुल कोई उसके एक महीना पहले, हंसते हुए, मुझे अभी तक याद है, बिल्कुल हंसते हुए देवेंद्र जी ने हम दोनों को बोला, डोंट वरी, we'll be back shortly, much before you know it. Look at the confidence of the guy, he knew it. हाँ बोलिए ना सर, बोलिए। मी पुन्हा येईन, this was his words, right, मी पुन्हा येईन। तो ये चीज उन्होंने करके दिखाया है राजीव जी, और बहुत बहुत ही अच्छे से, काबिले तारीफ तरीके से करके दिखाया है। कभी भी पेशेंस नहीं खोया है, कभी भी हम कार्यकर्ताओं के सामने आके वैसे तकलीफ में नहीं आए। जो आपने बताया अभी विधानसभा के बाद, खुशी से मुस्कुराते हुए बोले वी विल बी बैक, ये उनकी सबसे बड़ी काबिलियत है। आधा काम तो वो इसी में कर लेते हैं, बाकी आधा निकल के कर लेते हैं। त्रिपाठी जी, ये स्ट्रेटजीज, अब कुछ दिनों पहले फडणवीस जी ये कह रहे थे कि एमवीए tried to arrest me, MVA सरकार was trying to arrest me. उसके बाद उन्होंने कहा कि उद्धव and शरद पवार both betrayed my aspirations. they both accused of betrayal. बोले morning swearing ceremony and उद्धव ठाकरे, and उन्होंने आगे जाके ये भी कहा कि when अमित शाह came, कि जिन लोगों ने betrayal किया, हमने उनको सही सबक दिखाया सूद के हिसाब से। और अचानक आप देखो जिस प्रकार से एक अलग वातावरण, कोश्यारी जी जाते जाते कहा कि उद्धव ठाकरे संत महात्मा है, एक संत आदमी है, वो बुरे फंसे लोगों के बीच में। और आज शायद देव फडणवीस जी ने कहा कि मुझे कोई द्वेष नहीं है, ना उद्धव ठाकरे से है, ना आदित्य ठाकरे से है, ना संजय राउत से है। तो व्हाट इज द चेंजिंग स्ट्रेटजी? इज द बीजेपी बिल्डिंग ब्रिजेस? ये फडणवीस जी का क्या स्ट्रेटजी है? पहले कुछ और अब कुछ प्यार मोहब्बत की बातें, क्या है त्रिपाठी जी? नहीं, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। अभी तो आपने देखा शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के पास आ चुकी है, तो ब्रिजिंग द गैप ब्रिजेस इज नॉट द आंसर, आई डोंट थिंक सो। बट ये खासियत है देवेंद्र जी की कि वो होल्ड बैक करके, वो ग्रजेस होल्ड बैक करके नहीं रहते हैं। वो क्या है कि काम बहुत ज्यादा है प्रदेश में, एक स्टेट को और आगे लेके जाना है। ये 2.5 साल पीछे चला गया था, ये 2.5 साल 5 साल के बराबर था। तो ऐसे बहुत से काम हुए थे जो नहीं होने चाहिए थे, उसको फोकस ट्रैक पे फिर से लाना है। हम देखते हैं कि पिछले महीने किस तरीके से 2 मेन मेट्रो लाइन का जो उद्घाटन हुआ और जो चल रही है, और 1 महीने में 45 लाख लोगों ने उसको यूज किया है। तो ये एक चीज मैं बता रहा हूँ, ऐसे तमाम चीजें हैं जो देवेंद्र फडणवीस जी ने की है। तो त्रिपाठी जी एक मिनट, यहाँ पर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। त्रिपाठी जी, जहां पर हम लोग बैठे हैं ना, प्रदीप जी और मैं जहां पर बैठे हैं, वो बीकेसी है, बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है। हमारे ऑफिस के ही बाहर, मतलब दिखता है, हमें विंडो से दिखता है, एक फ्लाईओवर है जो पिछले 2.5-3 साल से बंद पड़ा था साहब, वैसे का वैसे ही खंबे के खंबे पड़े थे।
ये एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार के आने के बाद अब ये क्या हुआ, क्या अंदर की बात क्या है मुझे मालूम नहीं है। 6.5 महीने के अंदर अंदर दैट फ्लाईओवर रेडी, प्रधानमंत्री जी ने आकर के उसका इनॉग्रेशन भी कर दिया, और वो जो दूसरा फ्लाईओवर है कलीना वाला, कलीना कुर्ला फ्लाईओवर, दैट हैज आल्सो बीन इनॉग्रेटेड। तो हम एक चीज तो वही है, पर्सनली मैं आपको बता रहा हूं, व्यक्तिगत तौर पे मुझे बहुत फायदा हुआ है साहब। मुझे अब इतना बड़ा ट्रैफिक जैम नहीं मिलता यहाँ पे ट्रैफिक नहीं मिलता है, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है। 6 महीने के अंदर वो काम कर दिया जो 2.5 साल से बंद पड़ा था। 2.5 साल से वो ऐसे पड़ा था, 2.5 साल से वो ऐसे पड़ा था जैसे वीरान हो बिल्कुल। मतलब मेरी समझ के बाहर है, ये 2.5 साल से कर क्या रहे थे, ये इस पे जरा कुछ रोशनी डालेंगे, क्योंकि यू आर कनेक्टेड विद एवरीबडी। 2.5 years, what was happening, sir? What was going on? I will tell you what was happening. MVA was a वसूली की सरकार। तो जब आपको 5 साल आप बाहर थे और जब किसी तरह वापस आए, आप सोचे थे कि देवेंद्र जी हैं, मोदी जी हैं, हम वापस नहीं आएंगे, एक बार ये लोग आ गए तो काम करने लगेंगे, तो वो पूरा वसूली का काम कर लो, कॉन्ट्रैक्ट सब दे दो पर खत्म ना करो। तो ये इनका बहुत पुराना आदत था। उद्धव जी इसमें फंस गए। लेकिन ये आपने जो बात बताई है कि ये फ्लाईओवर शुरू हुआ है, ऐसे तमाम काम हुए हैं, इसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार। एकनाथ शिंदे जी का कमाल, उनका भी विजन, वो भी बहुत टाइम से वेट कर रहे थे परफॉर्म करने के लिए। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट, राइट। ही वाज हैंडकफ, ही वाज टाइड बाय द फैमिली। तो वो और देवेंद्र जी, हम इतना बोल चुके हैं, तो मिलके जो आपने बहुत अच्छी बात बोली, जो शायद मुझे नहीं पता थी अभी, तो ये बहुत कमाल की बात है जो इस तरीके से फ्लाईओवर और ऐसे बहुत सी चीजें जो शुरू हो गई हैं। ये देवेंद्र जी जब 2014 से 19 में जब चीफ मिनिस्टर थे और जब नया मेट्रो की सारी लाइन शुरू हुई थी, तो हम प्रत्यक्ष रूप से रात को 2 बजे और 2:30 बजे जाके देखते थे कि देवेंद्र जी वहां आते हैं, सेफ्टी हेलमेट पहनते हैं, हर चीज का मुआयना करते हैं, हर चीज का इंस्पेक्शन करते हैं। जरूरत नहीं थी, मुख्यमंत्री थे, आराम से बैठ सकते थे अपने सरकारी निवास पे, पर वो आराम से बैठ नहीं सकते महाराष्ट्र की जनता के लिए। वो लगातार, मैं बताऊं, उनके साथ आप ट्रेवल करिए, उनके साथ महाराष्ट्र में आप निकलिए, वो हैंड्स ऑन सीएम है। वो वैसे मुख्यमंत्री नहीं है जो पुराने जमाने में हुआ करते थे कि हम तो बैठे हैं सिंहासन बत्तीसी पे अपने और काम तो अपने आप सरकारी जो मुलाजिम है वो करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको आना पड़ता है, देखना पड़ता है, फॉलो अप लेना पड़ता है। इस चीज के वो मास्टर है। उनके बॉडी लैंग्वेज में भी ये शो ना हो, लेकिन वो बहुत ही कमाल के बैट्समैन है। In fact, Mr. Fadnavis said very clearly, just and Pradeep ji often quotes that. आप प्रदीप जी, सॉरी, मैं आपकी बात बोल रहा हूं आज। 2 महीने पहले, 3 महीने पहले देवेंद्र फडणवीस जी ने ये कहा था, दिस इज आई थिंक नवंबर, दैट्स राइट, जस्ट द बिगिनिंग ऑफ नवंबर 2022। देवेंद्र फडणवीस जी ने अपने एक एड्रेस में ये क्लियर कट बोला कि मैं सभी ब्यूरोक्रेट्स को आह्वान कर रहा हूं कि हमारी पेस के ऊपर चलना शुरू कर दें। जिस विकास की दर पर हम लोग चल रहे हैं उस पे या तो आप चलना शुरू कर दीजिए, otherwise you will be left behind. He is the first deputy chief minister or chief minister whatever to say something like that. आज तक किसी ने नहीं बोला ये। राज्य सरकार के किसी भी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री ने कभी भी ऐसी वार्निंग ब्यूरोक्रेट्स को नहीं दी है कि भाई साहब अब व्यवस्था बदल चुकी है, अब आपको काम करना पड़ेगा। त्रिपाठी जी, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। ये वापस आए थे, बहुत सी लिस्ट थी, बहुत से पेंडिंग काम थे, उनको समझ में आ गया था समय कम है और हमने जो जो वायदे किए हैं वो पूरे करने हैं जनता को। अल्टीमेटली वो जनता ही है जो सब चीजों का इस्तेमाल करेगी, वो अपने व्यक्तिगत तो किसी चीज के लिए कुछ कर नहीं रहे। लेकिन यही बात मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि जब हम संगठन में बैठते हैं उनके साथ, तो हमको भी वो यही चीज बताते हैं कि समय से आगे चलना शुरू कर दो। अगर कोई ऐसी स्कीम है जो आपको पहुंचानी है जनता तक, तो आप निकलो, समय से पहले बताओ और पहुंचाओ, और वहां पे आप अपना एग्जीबिशन लगाओ, हर तरीके का वो मदद पहुंचाओ आम जनता को, जो खास करके वृद्ध लोग हैं जो नहीं पहुंच सकते किसी सेंटर तक। वो सारी चीज वो हम लोग से बोलते हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं। उनकी खासियत यह है कि उनके बोलने के तुरंत 1 मिनट बाद करने का मन करता है। आई थिंक ये लीडरशिप की बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो जो ब्यूरोक्रेट्स विच इज नेवर इजी टू डील विद इन इंडिया स्पेशली, अगर उन्होंने ये चीज कही है और ये चीज हमेशा से उन्होंने कही होगी उनको, और जिस तरीके से वो समझाया होगा, तो आई एम श्योर ऑल द ब्यूरोक्रेट्स एंड आईएएस ऑफिसर्स एंड ऑफ कोर्स आईपीएस ऑफिसर्स आल्सो मस्ट हैव अंडरस्टूड कि आइदर शेप अप or ship out. Yeah. Fall in line or fall by the wayside. That's fall in line or fall behind. That's it. He didn't use the word wayside. But you know what happens now? Now we are on these projects. But what happens now? I mean, that's what I want to know from you, sir. Where do we go from here?
because there are so many projects which are happening. Everything is going on at breakneck speed. Is there anything else that we have missed out? You know, we've got the Trans Harbour Link, which should be completed very, very shortly. The coastal road will be completed by the end of 2023, by November, December. The inauguration of the coastal road is there. The Goregaon Mulund connector tunnel road is already there. There's a new tunnel, one more tunnel which is already being made. Airoli Katai. That's right. Airoli Katai tunnel road. That's right. And then the there are coastal there- road, the bullet train. There are 14 new, Bilkul. 14 Lines. metro lines, out of which I think 4 are functioning now. And the 2 that you mentioned, Metro 2A and 7, they're already functioning and they've already reduced traffic by a very large extent. And we've got an entire thing which is absolutely awesome. The manner in which work is going on. So, is there anything that we have missed out, Mr. Tripathi? When you're handling the state, there's so many things. We are especially talking about Mumbai right now, Yes. but he has to take care of the entire state. Right. पूरे प्रदेश को उनको देखना है, तो वो उनके पास बहुत सारी लिस्ट है, बहुत से ऐसे काम है जो स्टार्ट करने हैं, पेंडिंग है इतने टाइम से, उसको पूरा करना है, उस चीज पे पूरी तरीके से ध्यान दे रहे हैं। मोदी जी के राह पे चलते हैं। मोदी जी ने बहुत बड़ी लिस्ट बनाई हुई है देश के लिए और वो टिक मार्क करते जाते हैं कि अब ये पूरा हो। वैसे ही देवेंद्र जी भी टिक मार्क करते जा रहे हैं बॉक्स पे कि ये पूरा हो रहा है, अब ये पूरा हो रहा है। ऐसे बहुत से आपने बताया है, उसमें सेंटा क्रूज से चैम्बूर जाने की रोड है, बोरीवली से डायरेक्ट थाने कनेक्शन की है, टनल बनेंगे जिसके थ्रू होगा। तो ऐसे बहुत से क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर, मुंबई एक ऐसी जगह थी, सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन होते हुए भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत प्रॉब्लम रही है हमेशा से। और उस चीज पे उन्होंने सबसे पहले ध्यान दिया है कि लोग अपने घर से निकले तो कहीं पहुंच जाए आराम से, और अपने अपने ऑफिस से निकले तो अपने घर आराम से पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ ट्रैवलिंग में बहुत टाइम होता है, परिवार के साथ समय कम बिताते हैं। तो ये चीज पे उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, सोशल सेफ्टी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। अब आप देखेंगे कि पुलिस का काम करने का तरीका अलग है, चाहे वो ट्रैफिक सिग्नल्स हो, चाहे वो कंट्रोल रूम हो, वहां से लेके यहाँ तक का जो कोऑर्डिनेशन है, हर चीज पे वो ध्यान देते हैं। वो होम मिनिस्टर भी है हमारे प्रदेश के, जी। तो किसी चीज को वो छोड़ते नहीं। काम करने का तरीका उनका कुछ ऐसा है कि थोड़ी देर में काम हो जाता है और लोगों को लगता है ये सचिन तेंदुलकर की तरह वो शॉट मारते हैं कि दुनिया को लगता है बहुत इजी है, और होता वो बहुत कठिन है। लेकिन we are all waiting for the Mumbai-Delhi expressway to be completed. I hope that gets done very shortly. जी. Very soon, this year itself. That'll be fantastic. You know, less than 12 hours to reach Delhi by road. Fantastic. Absolutely fantastic. You know, nobody could have thought of that. And then you got another one from Bombay to Bangalore, also by road, which is fantastic. And that's what Mr. Gadkari says, that the best time for people to travel. People are going to travel by roads and Yes. less by aircrafts. That absolutely. And once the coastal road gets made in Mumbai, I'm waiting for that day. Because once the coastal road gets made, भाई मुंबई की शक्ल बदल जाएगी. Let's be very clear. बाकी आप जो मर्जी कह लीजिए. In fact, I remember when Gadkari ji was the PWD minister in between 95 to 99, he made 42 flyovers. 42 flyover उन्होंने बनाए. अब मान लीजिए पुणे एक्सप्रेसवे भी जी, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे and 42 flyovers, and he started the Bandra Worli sea link. अब यहाँ पर क्या है कि उनका प्लान था बैंड्रा वर्ली सी लिंक जो है वो 2-2.5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा. अरे 12.5 साल लग गए उसको यार. एग्जैक्टली। नंबर 1. नंबर 2, मैं कुछ और बोलने वाला था. अगर मान लीजिए वो 42 फ्लाईओवर नहीं बनते तो क्या हाल होता मुंबई का. उस वक्त बहुत क्रिटिसिज्म आ रहा था. आई रिमेंबर आई वाज द एडिटर ऑफ द डेली एट दैट टाइम, एंड एट दैट टाइम आई रिमेंबर एवरीबॉडी वाज प्रोटेस्टिंग, यू नो, यहाँ ट्रैफिक जैम है इस फ्लाईओवर की वजह से. अगर मान लीजिए वो मुंबई में वो फ्लाईओवर नहीं बनते तो क्या हाल होता सर. बहुत बहुत बुरा हाल होता, क्योंकि आज भी जितने बन गए हैं हमें कम लगते हैं। हम जनता के हिसाब से अगर सोचें तो हमेशा ये होता है कि जितना ज्यादा हो जाए उतना अच्छा है। तो आप समझ लीजिए उस टाइम की जब आप बात कर रहे हैं 12 साल 13 साल 20 साल पहले की, और अगर वो उतने नहीं बने होते तो हम कहाँ पे स्टैंड करते. शायद आप स्टूडियो ना पहुंच पाते, शायद हमसे बात ना हो पाती, शायद ऐसे किसी तरीके के जो तमाम काम है वो नहीं हो पाते. बहुत ईजी है, हम घर से निकलते हैं, हमारे पास ऑप्शन होता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की. दिल्ली इस वजह से काफी फेमस थी बहुत पहले से कि वहां पे कई तरीके के रास्ते हैं एक डेस्टिनेशन पहुंचने के. अब मुंबई का भी वही हो रहा है. आपने बहुत अच्छा एक बात बोली कि कोई काम अच्छा हो और वो दिखे भी अच्छा जी. द लुक, द फेस ऑफ द, तो वो जो कोस्टल रोड है उसकी वजह से एक लुक भी दिखना चाहिए. इट्स अ मैक्सिमम सिटी इन द वर्ल्ड. And you know, the BMC budget of 53,000 crores, opposition का कहना है it's BJP, I mean Dev Fadnavis ji और शिंदे साहब बोलते हैं this is a development budget.
You got development all across, everywhere. Right. But the opposition says that this is a contractor's budget. There is nothing for development. There is nothing for the people. There is no employment. There is nothing for education. There is nothing for roads. Tripathi ji, opposition is saying that this is a contractor's budget. You are preparing for the next BMC election. क्या कहना है आपका? देखिए, अपोजिशन को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि वो अपोजिशन ही रहेंगे अब हमेशा। अब वो वापस नहीं आएंगे। एक गलती बार बार रिपीट नहीं होती। एक गलती को कभी कभी माफ कर दिया जाता है या नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन अब वो समय निकल चुका है, क्योंकि उस गलती में धोखा था, उस गलती में करप्शन था, उस गलती में ऐसे बहुत से हरकतें हुई जिसके बारे में अगर बोलने लगूं तो एक लिस्ट रेडी हो जाएगी। तो ये चीज हमको बहुत अच्छे से मालूम है, देवेंद्र जी को बहुत अच्छे से मालूम है, हम दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व को बहुत अच्छे से मालूम है, एकनाथ शिंदे जी हमारे बहुत अच्छे मुख्यमंत्री, उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि ये नॉन स्टॉप काम करना किसे कहते हैं, किस तरीके से हम रोज एक ऐसा कुछ करें जिससे कि जो आम जनता है वो वीआईपी नहीं है, उनको हर सुविधा नहीं मिलती, जब वो जाते हैं तो उनके लिए सिग्नल फ्री नहीं होता, तो उन तक कैसे ये चीज ऐसा पहुंचाएं कि उनको हर चीज में एक सुविधा हो, चाहे वो मैं हेल्थ केयर की बात करूं, चाहे वो मैं ट्रैफिक की बात करूं, चाहे वो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, चाहे जॉब की बात करूं, हर चीज का ध्यान है देवेंद्र जी को अलॉन्ग विद द सीएम एकनाथ शिंदे जी को। तो आई थिंक विपक्ष जो है विपक्षी रहेगा, लेकिन अगले साल शायद वो विपक्ष कहलाने के लायक भी ना रहे 2024। So what do you say for the MVS? Because there are a lot of surveys which are coming out. महाविकास आघाड़ी को लेकर के एक कोई सी वोटर का सर्वे आया था, उन्होंने ये कहा है कि जब भी चुनाव होंगे महाराष्ट्र में, अगर अभी चुनाव हो जाएं तो महाविकास आघाड़ी कंसिस्टिंग ऑफ उद्धव ठाकरे सेना, कंसिस्टिंग ऑफ द कांग्रेस एंड द एनसीपी विल स्वीप द इलेक्शंस। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जो है, यानी शिंदे साहब की जो सेना है, उसका कहीं नामो निशान नहीं रहेगा, ऐसा सी वोटर ने कहा है। They will not sweep the election, they'll be sweeper on the road, if I can say that. We have seen in Uttar Pradesh, if I can give the example, Yes. that Akhilesh Yadav and Mayawati had come together, and Yes. Uttar Pradesh is primarily a caste-based politics. Yes. And if these two set of people coming together and their parties coming together, it is always difficult to tackle them, but so easily, so organically, इतने आराम से हमने अखिलेश यादव और मायावती को हराया, बाद में अखिलेश यादव और राहुल गांधी कांग्रेस को हराया उत्तर प्रदेश में। तो मुझे नहीं लगता कि ये क्या है कि ये लोग एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं। और खुल के मैं बोल दूं कि एनसीपी की तो कहीं सीट ही नहीं है ना, मुंबई बीएमसी इलेक्शन में वो 6 सीट है, तो मुझे पता नहीं वो किस उससे बोल रहे हैं, ऐसा कुछ उत्साह आ रहा है। 2019 में हमने देखा था कि कोलकाता में एक स्टेज लगा था बहुत बड़ा, जहां बुझे हुए झालरों की जो बल्ब थे वो लाइन से खड़े होकर हाथ ऊपर कर रहे थे। उस टाइम भी मैंने एक बार टीवी पे बोला था कि इसमें से प्रधानमंत्री कैंडिडेट कितने सारे खड़े हैं एक साथ जो प्रधानमंत्री बनने चाहते हैं। तो ऐसे उन्होंने माहौल हर बार चुनाव के पहले बनाते हैं, लेकिन फिर वो बल्ब फ्यूज हो जाता है, वो ट्यूबलाइट फ्यूज हो जाती है और वो लोग कहीं दिखाई नहीं देते। यही माहौल शायद मुंबई में बनाने की कोशिश हो रही है। सुनने में आया कि उद्धव जी ने सबको आमंत्रित किया है, ममता बनर्जी हों, बाकी सब लोग हों, यहाँ तक अरविंद केजरीवाल जी भी हों, उन सबको आमंत्रित किया है कि भाई मुंबई आइए और मेरे पक्ष का जरा समर्थन कीजिए। कॉमन प्लेटफॉर्म अगेंस्ट द बीजेपी। राजीव जी बहुत कमाल की बात है कि इनको खुद पे भरोसा नहीं है जो बाहर के लोगों को बुला रहे हैं। क्या स्टैलिन यहाँ पे वोट बैंक है? क्या ममता बनर्जी का वोट बैंक है महाराष्ट्र में? क्या अखिलेश यादव आएंगे तो वो वोट दिलाएंगे? क्या नीतीश कुमार या लालू यादव के जो पुत्र हैं वो आएंगे, उनसे वोट मिलेगा? क्या उमर अब्दुल्ला आएंगे, इनको वोट कराएंगे महाराष्ट्र में? अरे जब आपको खुद से नहीं मिलेगा तो आप इन लोगों से कैसे मतलब ये एक बैंकरप्ट है, पॉलिटिकल बैंकरप्सी है, मेंटल बैंकरप्सी है कि ये सबको इनवाइट करते हैं, अपने यहाँ बुलाते हैं, हाथ उठाते हैं, फिर सब लोग अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। ये एक फॉर्मेलिटी है जो फोटो सेशन के लिए बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बाकी कुछ नहीं। He says 2024 अगर हम लोग साथ में नहीं आए तो 2024 के बाद you're going to find a dictatorship, you're going to find autocratic system, you're going to find the end of democracy। तो इसके लिए सबको एक साथ आना ही पड़ेगा, नहीं तो लोकतंत्र खतरे में है। त्रिपाठी जी देखिए, लोकतंत्र इस देश में पिछले 9 साल से तो खतरे में नहीं है। हाँ, ये सब लोग खतरे में जरूर है। राहुल गांधी यात्रा निकालते हैं क्योंकि उनकी एग्जिस्टेंस कांग्रेस में खत्म हो गई, देश तो बहुत दूर की बात है जी, भीतर लड़ाई है। तो लोकतंत्र जब भी ये बोले लोकतंत्र, समझ लीजिए ये लोग खुद खतरे में है। आज मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने पार्लियामेंट में 2019 में बोल दिया था कि मोदी जी आप फिर से आए।
तो इससे बड़ा सौगात तो क्या देके गए थे। एक लाइन में उन्होंने 15 रैली के बराबर रैली करके दे दी थी हमें। तो ये लोकतंत्र कभी खतरे में नहीं होता। जब भी राहुल गांधी खतरे में होते हैं तो उनके सारे पार्टी के लोग बोलते हैं लोकतंत्र खतरा है। जब यहाँ पे खतरे में है अगर श्री आदित्य ठाकरे, तो उनके यहाँ से बोला जाएगा कि लोकतंत्र खतरे में है। जब पवार साहब है तो लोकतंत्र कभी खतरे में नहीं हो। लोकतंत्र बराबर काम कर रहा है। डेमोक्रेसी इज वर्किंग परफेक्टली। सारा सिस्टम से वन काम। फाइनल क्वेश्चन त्रिपाठी साहब, वन फाइनल क्वेश्चन, महाविकास आघाड़ी का भविष्य आप क्या देखते हैं? देखिए महाविकास आघाड़ी का भविष्य, मैं थोड़ा सा वर्तमान में जाऊंगा और पास्ट में जाऊंगा। शिवसेना का भविष्य क्या देखेंगे? 2019 में ऐसा सवाल किया गया था, तो शिवसेना के 40 से 45 विधायक हमारे यहाँ आ गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां से और आने वाले हैं, कि एनसीपी से और आने वाले हैं, लेकिन भविष्य में कुछ भी हो सकता है। तो पहले महाविकास आघाड़ी एकत्रित रहे, एक साथ रहे, एकजुट रहे, पहले वो करके वो लोग दिखा दें। भविष्य तो कभी नहीं हो सकता। वो लाइक माइंडेड नहीं है, वो एक अरेंजमेंट थी। वो एक अरेंजमेंट इन्होंने तैयार किया गया था क्योंकि कुर्सी की लालच थी। जब आप ये बाय डिफॉल्ट या डेलिब्रेट कोई ऐसा अटेम्प्ट लाते हो कि हम कुर्सी पकड़ के बैठने के लिए हम सब साथ में आ रहे हैं, तो वो कभी भी लंबा नहीं चलता है। और ठीक इसी नाते ये महाविकास आघाड़ी कभी भी आगे नहीं चलेगी। अगर चलती भी है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सब लोग एक्सपोज हो चुके हैं। महाविकास आघाड़ी के जो गृह मंत्री थे अनिल देशमुख, वो गृह मंत्री होते हुए जेल में गए थे, वो एक्सपोज हो चुके हैं। तो उससे ज्यादा अब मैं क्या बोलूं। Right, Abhishek Tripathi Saab, thank you very much for joining us. It's been a pleasure talking to you. So Thank nice you, of sir. you. Thank you. Great pleasure speaking to you, sir. Thank you very much. Right, that is the BJP, of course, and the BJP very, very confident of its future. Absolutely BJP very, very confident of its plans. Yes. As they ought to be. After all, they're winning everywhere. You got a problem where the opposition are not going to come in one common platform. Uddhav Thackeray. Yeah, but as doesn't have you have said so many the times, muscle to bring everybody at the end of the together. day, the Congress still feels that they ought to be leading, which they ought to, because after all, they're about 19.49%. Yes. They have 19.49% of the total vote in 2019. तो लिहाजा बाकी सबका किसी का 5% है, किसी का 3% है, किसी का 2% है, तो मतलब and everybody else has an ego which is higher and bigger than everybody else's, which is expected. और ये पहले भी ऐसी होता था। जितने भी एंटी कांग्रेस पार्टीज हुआ करती थी, सब लोग इकट्ठे आ जाया करती थी और इंदिरा जी हंस के हमेशा चुनाव जीत जाया करती थी। Exactly. खैर, इस वक्त हमारे साथ हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के हेमंत कांबले साहब। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक ऐसी पार्टी है जो मेरी फेवरेट पार्टी है, ये भी बता दूं आपको। नमस्कार कांबले साहब। नमस्कार राजीव जी। नमस्कार, राजीव बजाज बोल रहा हूँ। मेरे साथ एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी हैं। और नमस्कार। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मेरी फेवरेट पार्टी इसलिए है क्योंकि राज ठाकरे इज वन ऑफ माय फेवरेट पॉलिटिशियंस। हमारे सामने इसका जन्म हुआ है। राज ठाकरे जी से हम बराबर कंटिन्यूअसली बात करते रहे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जन्म के पहले और उसके बाद जन्म के बाद भी। इट वाज रियली वंडरफुल वाचिंग द एमएनएस टेक बर्थ, वाचिंग द एमएनएस टेक शेप। और मैं खुद बता रहा हूं, ये वी वर इन अनदर चैनल एट दैट टाइम। एमएनएस की जो पहली रैली हुई थी साहब शिवाजी पार्क में, ऐसी रैली मैंने कभी देखी नहीं है। और बाला साहब मेरे बड़े अच्छे मित्र थे। आई हैव नोन बाला साहब ठाकरे सिंस 1993। मैं आपको ये बता दूं, जो वो रैली मैंने देखी, इतना सपोर्ट मैंने किसी की भी रैली में कभी नहीं देखा जितना राज ठाकरे भाई साहब को मिला। अब ये बताएं कांबले साहब, अब क्या, अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना किस तरीके से आगे चलेगी, क्या योजना है, किस प्रकार हम लोग आगे चलेंगे? क्योंकि पहले चुनाव में 11 या 12 लोग जीत करके आए, उसके बाद धीरे 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 करके लोगों ने साथ छोड़ दिया। आज की तारीख में हम लोग क्या करने वाले हैं कांबले साहब? कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को आप चाहते हैं और राज ठाकरे साहब आपके फेवरेट लीडर है, और मैं भी आपको देखते ही बड़ा हुआ। और मुझे आज बहुत खुशी है कि एज अ स्पोक पर्सन मैं राजीव बजाज साहब के साथ आज इस डायस पर हूं और स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। देखिए, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना से है 2006। 19 मार्च की जो सभा को आपने देखा है, आपने कहा कि ये हिस्टोरिकल इवेंट था। That's right. और हमारी जो शुरुआत हुई थी 2007 में, हमारे 7 कॉर्पोरेटर थे मुंबई में जी। और पूरे महाराष्ट्र
मुंबई, पूना, नासिक, थाना सब मिला के 40-42 कॉर्पोरेटर थे। जी। 2009 में हमने हिस्ट्री क्रिएट की थी, हमारे 13 एमएलए चुन के आए थे। जी। अब 2014 में जो मोदी लहर आई, उसके बाद आपको पता है कि जो हुआ कि बहुत से लोग हमारे साथ छोड़ कर गए या पार्टी चेंज की। जी। तो देखिए, ये हर पार्टी में ये चढ़ाव उतार आते रहते हैं। आज देखिए, आप इसके पहले आपने जो डिबेट में कह रहे थे आज कर रही है देश पर, जी। वो पार्टी के 2 सांसद थे और आज वो 300 पार कर गए। जी, तो करेक्ट। कोई भी पार्टी का, एक पार्टी का कोई भी किसी भी पार्टी की एक जो बढ़ोतरी होती है, प्रोग्रेस होती है, वो स्टेप बाय स्टेप होती है। तो बीजेपी की एस्टेब्लिशमेंट वैसे देखी जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो 1980 और 2014 में उन्हें कहीं ना कहीं वो मेजॉरिटी मांगे। उसके पहले भी वो सत्ता में आए थे, लेकिन मेजॉरिटी में 2014। तो आप देखिए कि 20 और 34 साल के बाद एक पार्टी पूरी तरह देश को राज कर रही है। जी। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से हमने हमारा वजूद कहीं पर एक खड़ा किया है, तो जरूर महाराष्ट्र की जनता हमें पसंद करेगी और एक न दिन हमारे यहाँ पर हम पावर में जरूर आएंगे। ये कॉन्फिडेंस कामले साहब, जो कामले कॉन्फिडेंस साहब, हमें राज ठाकरे साहब ने दिया। आप बताइए। कामले साहब, दोनों प्रदीप जी और मेरा ये मानना है कि राज ठाकरे जितना पॉपुलर लीडर और कोई नहीं है महाराष्ट्र में। मैं ये मान करके चलता हूं क्योंकि मैंने खुद देखा है। लेकिन ये भी साथ में बात है कि राज ठाकरे जी फोकस्ड और गंभीर नहीं है। ये बात भी फैली हुई है हर जगह पे कि व्हाई डज मिस्टर राज ठाकरे डिसअपियर, वो गायब क्यों हो जाते हैं पब्लिक लाइफ से। सारी दुनिया चाहती है कि राज ठाकरे जी आगे आएं, सब लोग राज ठाकरे जी को सुनना चाहते हैं। हर एक कोई चाहता है कि ये ठाकरे जो है इसमें असल में दम है। लेकिन कामले साहब, क्या अब राज साहब गंभीर हैं पार्टी को लेकर के? बताएं। क्यों गंभीर ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, डिसअपियर होना या गायब होना, इस तरह की बातें क्यों हो रही पता नहीं मुझे। जी। 2019 में 19-20 के बाद 2019 में इलेक्शन हो गए जी। और 2020 में जो कोविड के जो लहर आई, जी। देखिए 2000 कोविड के लहर से लेके उनके 2 ऑपरेशन हुए, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र के जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे थे उसके लिए जो लोग जा रहे थे, जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपने घर पर फेसबुक लाइव कर रहे थे, जी। तो एक इंसान ऐसे थे जिनके पास कोई पावर नहीं है, लेकिन राज ठाकरे साहब अपने घर पर बैठकर कितने लोग, मतलब आशा वर्कर से लेके या फिर महाराष्ट्र के मुंबई की जो मूल ये जो यहाँ के आदिवास करने वाले कोली हो, इनके मतलब जितने सारे इसके प्रॉब्लम हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल के प्रॉब्लम, इसके लिए उतरे कौन? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। जो कोविड में हॉस्पिटल के बिल्स थे उसके लिए रास्ते पर कौन उतरी गया? हॉस्पिटल्स के लिए किसने ये की थी? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। तो कहीं ना कहीं एक पार्टी का लीडर है, वो हमें आदेश देता है, उस आदेश को इंप्लीमेंट करना, उसको एग्जीक्यूट करना, ये हम जैसे कार्यकर्ता काम है। मुझे लगता है वो हमने पूरी ईमानदारी के साथ किया। तो आप ये कभी नहीं कह सकते कि राज ठाकरे साहब डिसअपियर है। अब देखिए, पिछले 7-8 महीने से तो कंटिन्यूसली वो पब्लिक गैदरिंग में है। जी। जो कोविड के लहर में भी सब लीडर्स अपने अपने घर पर थे, लेकिन वो तो बिना मास्क लगाए बिंदास अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिल रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। जी। तो मुझे कहीं ना कहीं इस आरोप पर मुझे आपत्ति है कि राज ठाकरे साहब गायब होते हैं। और पार्टी की जो हमारी पार्टी की जो शुरुआत जो हुई थी, उसी तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आपको पॉलिटिकल सक्सेस मिलना, उसके परसेंटेज उस पर आप आंक सकते हो, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जो दबदबा है वो बजाज सर, आपने जो 2006 में देखा था, वो दबदबा आज 2023 में वैसे के वैसे ही है। इसको आप पूरी तरह मान सकते हैं और आप सहमत हो सकते हैं, ऐसे मैं मानता हूं। कामले साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल भी असहमत नहीं हूं, लेकिन अभी मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार एमएनएस शुरू हुई और राज ठाकरे जी पहले ऐसे पॉलिटिशियन या राजनीतिज्ञ या नेता थे या नेता हैं महाराष्ट्र के, जिन्होंने ऑपोजिशन में रहते हुए, सत्ता में ना रहते हुए भी एक शैडो कैबिनेट का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने उनके जो लोग थे एक्सपर्ट्स को बुलाया, सब लोगों ने प्लान्स बनाई। उन्होंने कहा कि भाई महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर के लिए क्या होना चाहिए,
कॉटन फार्मर्स के लिए क्या होना चाहिए, अपने वीट फार्मर्स के लिए क्या होना चाहिए, जो सब्जियां उगाते हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, टीचर्स के लिए क्या होना चाहिए। और मुझे अब तक याद है, ये बात मैं हर एक से पूछता हूं, राज ठाकरे अकेले वो नेता हैं जिन्होंने बार 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 ये कहा है कि क्या सुपर पावर है हम, क्या विकास हुआ है हम लोगों का, व्हेन वी डोंट इवन हैव प्रॉपर टॉयलेट्स फॉर विमेन। औरतों के लिए, महिलाओं के लिए कहीं पर भी, भले रेलवे स्टेशन हो, भले हाईवे हो, भले सड़क हो, आदमी तो जहां मर्जी जा सकता है। महिलाओं के लिए हम लोगों ने अभी तक प्रॉपर टॉयलेट्स तक नहीं बनाए हैं। राज ठाकरे was the first person to say this. He said this to me not just once but thrice in an interview, in so many interviews. We've done so many interviews with Raj Saab. Now, Bajaj sir, जी Bajaj बोलिए sir, बोलिए। you're talking about the blueprint. Yes, महाराष्ट्र ब्लूप्रिंट के बारे में आप बात कर रहे हैं। that's right. और this is the only party, the only leader in the India who made the blueprint Yes, for his state before coming in. before coming to power. आपके पास कोई पावर जी दिमाग चलाने की जरूरत नहीं कि मुझे क्या करना है। अब जी। देखिए 2.5 साल की जो गवर्नमेंट थी इसके पहले महाविकास आघाड़ी की, इनको ये पता नहीं चला कि हम क्या करें। जी देखिए मैं 2014 से लेकर 2023 की बात करता हूं। जी 2014 में यहाँ पर जो महाराष्ट्र में जो सत्ता परिवर्तन हुआ वही केंद्र में भी हुआ। तो जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी की जो सरकार थी उनको सवाल पूछा था, कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा, जी कहां रख दिया मेरे महाराष्ट्र को आपने? Correct. तो सवाल क्या थे कि भाई फार्मर्स की सुसाइड थी, जी आपके एजुकेशन के सवाल थे, Correct. एजुकेशन सिस्टम के लिए सवाल थे, जी आपके बेरोजगारी के सवाल थे, लोगों को जॉब नहीं मिलता तो उन्होंने सवाल पूछे थे। आपने वो वीडियोस काफी सारे देखे होंगे। करेक्ट। देखिए कैसे है ना कि 2009 से लेकर 2014 भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंपेनिंग की या जो भी मुद्दे उठाए, फिर वो कोल स्कैम हो, फिर वो कॉमनवेल्थ गेम हो, इरिगेशन स्कैम हो, 2G स्पेक्ट्रम का हो, या महाराष्ट्र का इरिगेशन स्कैम हो, जी। या फिर निर्भया की हत्या हो, जी। या फिर अन्ना का लोकपाल बिल हो, जी। इन सबका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सेंट्रल में हुआ और महाराष्ट्र में हुआ। जी। और मेरा सवाल यह है कि 2014 से लेकर 2023 तक ये चारों पार्टियां, महाराष्ट्र की चारों पार्टियां, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रवादी, ये सब बावर में आके गई। मैं पिछले ये 2014 से लेकर 2023 की बात करता हूं। जी तो मुझे एक बात बताइए, क्या किसानों की आत्महत्या रुकी? नहीं रुकी। आज भी महाराष्ट्र में बीड जैसा एक जिला है, वहां पर पिछले 11 महीने में 997 फार्मर्स ने सुसाइड की। दैट्स राइट। पिछले 11 महीने। जी तो 11 महीने का बाइफर्केशन करें तो पिछले 5 से 6 महीने से यहां पर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना का राज है, और उसके पहले 2.5 साल किसका था? ये महाविकास आघाड़ी। या फिर 7-8 साल पकड़े तो भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी। जी तो किसानों के, फार्मर्स के प्रॉब्लम कुछ सॉल्व हुए? नहीं हुए। एजुकेशन के प्रॉब्लम सॉल्व हुए? अभी भी वही सब गड़बड़ घोटाला चल रहा है। उतनी ही आपको कैपिटेशन फी देनी पड़ती है या फिर डोनेशन देके ही बच्चों को एडमिशन लेना पड़ता है। बेरोजगारी की सब बात करें तो 13,500 पोस्ट आज महाराष्ट्र में खाली है, वहां पर अपॉइंटमेंट्स नहीं है। वो वहां पर बेरोजगार जो भी, उनको जॉब दी जा सकती है लेकिन वो जॉब नहीं दी जा रही है। तो मैं किस गवर्नमेंट की तारीफ करूं, किसकी तारीफ करूं? आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं। जब निर्भया की हत्या हुई थी तो स्मृति ईरानी ने बड़े प्यार से उधर मनमोहन सिंह जी को कंगन भेजे थे, बैंगल्स भेजे थे। अब 31 दिसंबर को एक अंजलि स्मृति ईरानी का बैंगल का स्टॉक खत्म हो गया। बैंगल का स्टॉक खत्म हो गया तो महिला सुरक्षा की बात करते हैं। देखिए 23 दिसंबर से लेकर 8 सितंबर दो लड़कियों को जो स्कूल गर्ल्स को रेप हुआ, स्कूल में, एक पालघर एक मुंबई में। जी तो महिला सुरक्षा की मतलब बात हम कहते हैं। यहां पर हम दिशा के जो दिशा का कानून हुआ तेलंगाना आंध्रा में, तो जी। उसी धरती पर हम महिला पर रेप हुआ था, लेकिन ये कायदा तो हुआ नहीं। तो ये चारों पार्टियों को मैं कहीं ना कहीं दोषी मानता हूं कि आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब काम करने के बाद जी
Are we having a problem with Mr. Kamle's net, by the way? Because I seem to miss out the first couple of words that he says. Well. Right. Now, no, but Mr. Kamle, so what now? What are we planning to do now? उसके बारे में जरा बताएं सर. See, we are planning as per our जो हमारा जिस तरह से हम काम कर रहे हैं पिछले 2006 से जो काम कर रहे हैं जी. हम वैसे ही काम करेंगे. हमारी ना तो किसी के साथ गठबंधन है, ना तो हम गठबंधन में जा रहे हैं. हम हमारी लड़ाई जो है, हमारी जो ब्लूप्रिंट है, हमारे महाराष्ट्र, हमारे नजर से जो महाराष्ट्र हम देख रहे हैं, उस महाराष्ट्र को बनाने की हम पुरजोर कोशिश करेंगे. क्योंकि इस महाराष्ट्र को ना तो भारतीय जनता पार्टी समझ पाई है, ना शिवसेना समझ पाई है, ना कांग्रेस और राष्ट्रीय तो कभी समझ नहीं पाई. देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना समझ पाती तो महाराष्ट्र से इतने सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो या इंडस्ट्री लगने वाली थी, वो गुजरात नहीं जाती जी. या दूसरे स्टेट में नहीं जाती. तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कभी आवाज नहीं उठाई. वेदांता फॉक्सकॉन गई, फिर यहां पर जो आपके सागर की जो पुलिस होती है उसका जो सेंटर था वो गया पोरबंदर जी. यहाँ की जो ग्लोबल जो बिजनेस सेंटर था वो गांधीनगर गया. तभी बीजेपी या कांग्रेस ने या राष्ट्रवादी ने या शिवसेना ने आवाज नहीं उठाई. हमने उसके ऊपर बात की. भाई, बुलेट ट्रेन की या मेट्रो का हमारा विरोध नहीं है. कि 60 से 70% जनता जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, रूरल एरिया में रहती है, उसके लिए क्या जी. जो लोग यहाँ जिस देश को चला रहे किसान, उनके लिए आपने क्या किया? दुरुस्त बात. कुछ उसके लिए ठोस कुछ कार्यक्रम है आपके पास? ये बेरोजगार जवान है, एक जो पढ़े लिखे जवान है, उनके लिए रोजगार की जो यहां पर आपने सुविधा देनी चाहिए वो दी आपने महिलाओं को सुरक्षा दी? नहीं दी. जब आज मोदी साहब आकर गए, उन्होंने 38,000 करोड़ के प्रोजेक्ट डिक्लेयर किए जी. देखिए बजाज साहब, आप हम बात करते हैं बीएमसी के जी. की बात करते हैं. देखिए कैसे है कि मेट्रो हो गई, ब्रिजेस हो गए जी. कि देवेंद्र जी की स्पीड को मैं अप्रिशिएट करता हूं, मैं करता हूं. देखिए मुझे एक बात समझाइए कि 400 किलोमीटर के रास्ते बनने वाले हैं. मोदी जी ने उनका शिलान्यास किया, जो भी कर दिया. 400 किलोमीटर के रास्ते, उसका खर्चा होने वाला है 6,000 जी. 6,000 करोड़. जी हाँ. 25 लाख रुपए 1 किलोमीटर के रास्ते में खर्चे होने वाले हैं जी. मतलब 1 स्क्वायर मीटर रास्ते का होता है 1,52,000. ऐसी कौन सी और आदित्य ठाकरे साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली. जी. उन्होंने कहा कि ये खर्चा जो कॉन्ट्रैक्टर्स के भलाई के लिए हो रहा है, या ये जो टेंडर से कॉन्ट्रैक्टर्स के भलाई के लिए जो रोड 15 करोड़ में बन रही है वो हम 10 करोड़ में बना रहे थे. अब मुझे आदित्य ठाकरे साहब को भी ये सवाल पूछना है, भाई 1 लाख मतलब 1 किलोमीटर रोड बनाने के लिए आप 10 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे थे, तो 1 स्क्वायर मीटर रास्ता बनाने के लिए 1 लाख रुपए खर्चा कर रहे थे. आप कौन सी ऐसी जो सड़क बना रहे थे? भाई इतने सालों से आपने 18,000 किलोमीटर के मुंबई के इंटरनेट रोड बनाए, फिर भी रास्ते खड्डे में हैं. अभी भी गड्ढे हैं, पॉट होल्स है. तो मेरे समझ में ये नहीं आता कि जो चारों पार्टियां, इनको पावर चाहिए, लेकिन पावर किस लिए चाहिए आपको? कमला जी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था. देवेंद्र फडणवीस जी बोलते हैं कि उद्धव ठाकरे जी ने बिट्रेयल किया, उद्धव ठाकरे जी ने कहता है कि बीजेपी ने बिट्रेयल किया. तो उस बीच में राज साहब ने आके बोला कि जब मैं बाला साहब के साथ था तो ये एग्रीमेंट ऐसा था जिसमें प्रमोद जी भी थे, सब लोग थे, कि जिनके ज्यादा नंबर्स होगा उनका चीफ मिनिस्टर होगा. तो दिस इज एक्चुअली ये पूरा मिस्ट्री था. पूरे महाराष्ट्र जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या. अमित शाह, उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस का. राज जी ने उसको खुलासा किया कि पहले ऐसा हुआ करता था. तो राज जी ने उसको उजागर किया. तो क्या आर वी लुकिंग एट सम काइंड ऑफ अलाइनमेंट इन द बीएमसी इलेक्शंस कि राज जी, एमएनएस, बीजेपी एंड एकनाथ शिंदे गोइंग टू कम टुगेदर एंड फाइट द इलेक्शन? सर अभी तो देखिए इस राजनीतिक गलियारों में अब क्या होगा ना, ये कोई बता नहीं सकता. आपने कभी सोचा था कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे? देखिए कुछ आंकड़े मैं बताता हूं आपको. 2019 के 1,41,00,000 वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी को जी. 90 लाख मिले थे शिवसेना को.
87 लाख मिले थे कांग्रेस को और 92 लाख मिले थे एनसीपी को। अब देखिए भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का अलायंस था, तो जनमत का जो कॉल था या जनमत का जो मैंडेट था वो किसको मिला था? भारतीय जनता पार्टी को जी। तो 2 करोड़ 31 लाख लोगों को बेट्रेल किसने किया? उद्धव ठाकरे जी ने किया है। क्या आपने उन 2 करोड़ 31 लाख लोगों को पूछा था कि भाई मैं ये अलायंस तोड़कर मैं कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ जा रहा हूं? और ये अलायंस आपने तोड़ा क्यों? महाराष्ट्र की भलाई के लिए कि महाराष्ट्र से इतने इंडस्ट्रीज बाहर जा रहे, इसके लिए आपने ये तोड़ा, अलायंस तोड़ा? या फिर कर्नाटक, बेलगांव कर्नाटक, जो हमारा जो बेलगांव कारवार का जो मसला 50-60 सालों से चलता है, उसके लिए तोड़ा? आपने अलायंस किसके लिए तोड़ा कि आपको कहीं ना कहीं प्रॉमिस किया गया था, नहीं किया गया था, वो तो बिहाइंड द डोर्स था, वो किसी को पता नहीं, वो सिर्फ अमित शाह साहब और उद्धव ठाकरे को मालूम है Correct. कि भाई ये सच में हुआ था कि नहीं हुआ था। लेकिन आपने उन 2 करोड़ 31 लाख लोग जिन्होंने इस अलायंस को वोट किया था, क्या इनसे कोई आपने मैंडेट मांगा था? इनसे कहीं पूछा था कि भाई मैं इनके साथ जा रहा हूं कांग्रेस से? मेरे तो बार बार कांग्रेस राष्ट्रवादी के और आपने राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ने हिंदुत्व स्वीकारा, जी। शिवसेना सेक्युलर होगी, तब क्या स्टैंड है आपका? बेट्रेल किसने किया है? ये जी। तो सीधे सीधे दिख रहा है कि भाई बेट्रेल से ज्यादा तो यहां पर कहीं ना कहीं शरद पवार साहब ने अपने जाल में उद्धव ठाकरे जी को फंसा लिया। और आज की तारीख में सबसे ज्यादा अब यहां पर शिवसेना जिस तरह से आरोप कर रही है बीजेपी कि भाई बीजेपी ने हमारा नुकसान, नहीं, सबसे ज्यादा नुकसान किया है शरद पवार साहब ने और राष्ट्रवादी ने, क्योंकि आप यहां पर मेट्रो सिटीज तो राष्ट्रवादी कांग्रेस का आप लिख लीजिए। Sir, could you repeat that? We couldn't hear you. I think we lost your audio for just 30 seconds. Please. ये जो अलायंस हुआ था, इस अलायंस को बेट्रेल किसने किया है? भाई मैंने कहा था कि 2 करोड़ 31 लाख वोटर्स जो थे जी। जिन्होंने इस अलायंस को वोट किया था, क्या इस अलायंस के करने वाले वोट जिन्होंने वोट किया था, क्या उनको पूछने गए थे उद्धव ठाकरे साहब? जी, we got that, sir. Right. What about Mr. Pawar? You पूछे थे, said कोई something गए about नहीं थे। Mr. Pawar. जी। तो आप अभी जिन एमएलएस को गद्दार कहते हैं, तो भाई वो 2 करोड़ 31 लाख आपको गद्दार क्यों नहीं कहे? जी। कि उनके वोट लेकर आपने उनसे गद्दारी की है, जी। तो आपको भी उनको जवाब देना पड़ेगा या आपको जाके माफी मांगनी पड़ेगी। पर तो पहले तो 2 करोड़ 31 लाख लोगों से कि आपने उनसे बेट्रेल किया है। जी। But what happens to the MNS now? What is the MNS's plan now with regard to the BMC election, sir? कामले साहब? सर, बीएमसी इलेक्शन में हमारी अब तो लड़ाई जो है एकला चलो रे, एकला चलो रे। एकला चलो रे। Right. अभी फिलहाल तो यही स्टैंड है हमारा। बाकी कैसे है कि इस बारे में जो भी स्टैंड लेंगे वो हमारे पार्टी के अध्यक्ष है राज साहब ठाकरे, वो लेंगे। लेकिन जी। देखिए इस राजनीतिक गलियारे में अभी जी। कौन किसके साथ जाएगा, कोई किसके साथ गठबंधन करेगा या कोalition जाएगा, इसका कोई भी अंदाजा नहीं है। लेकिन फिलहाल तो हमारा एकला चलो रे ये चलता रहेगा। Very frankly, as whatever I have studied Mr. Raj Thackeray, I think Raj Thackeray works best alone. Very frankly, because there is nobody else to touch him in terms of popularity and in terms of ideas. In terms of ideas and everything else, Mr. Raj Thackeray is unbeatable and incomparable. And I've said so before, I am saying it again. If Raj Thackeray ji goes alone, the people will support him. That's my opinion, and I could be wrong. And I know I'm going to get a lot of flack for this, for saying this again and again and again. However, that's what I've said before, I'm saying it again. Mr. Kamble, thank you very much, sir, for talking to us. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए. It's been a real pleasure talking to you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much. Namaskar. And I tell you what, as far as Raj Thackeray is concerned, I am so happy to know that Raj Thackeray is back. I hope he really comes back. Extremely popular. He's got a fantastic following. He's got people ready to do anything for him. Just point out and the people are on it. Such a fascinating personality. And we find some years have been lost. But coming back, he's come back But in I action tell now. you what, as long as he strengthens the organization, बिल्कुल सर. अपना जो संगठन है, Yes. उसको अगर वो शक्तिशाली बना दें एक बार फिर, उसका सशक्तिकरण कर दें, तो मुझे नहीं लगता कि राज ठाकरे को कोई रोक सकेगा टू बिकम अ मेजर फैक्टर इन महाराष्ट्र पॉलिटिक्स। मैं ये नहीं कहता कि वो पावर में आएंगे, लेकिन फिर भी राज ठाकरे's presence
in Maharashtra politics really and truly adds a lot of color, adds a lot of influence, and adds a lot of political weightage to the overall political debate in Maharashtra. Many thanks. And sir, only Raj Thackeray ji and MNS has got an answer to this betrayal game. They say who's betrayed whom? Yeah, Uddhav has betrayed Devendra Fadnavis and Amit Shah, or Amit Shah and Devendra Fadnavis has betrayed Uddhav Thackeray. So he said this is what happened, and same sentiments was echoed by the MNS spokesperson. Yes, yes. So is there? Are you saying? Are you hinting at the fact that there is some understanding there That's what I'm saying. Probably for the between the BJP and the MNS? yes, exactly. And probably we might see it in the BMC. Maybe the elections. Congress might throw some light on that. So which Yes. is why we have Mr. Nasir Hussain of the Congress with us. Nasir Hussain साहब नमस्कार. नमस्कार. राजीव बजाज बोल रहा हूँ, आरके भी बोल रहा हूँ, नेशन नाउ से. शुक्रिया. एक बार फिर आपका स्वागत है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर, थैंक यू. एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी भी हमारे साथ हैं. नासिर प्रदीप जी, साहब, नमस्कार. नमस्कार. नासिर साहब ये बताएं, आज तो सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट चल रही हैं शिवसेना के वो 16 लोगों को लेकर के, जो तीर कमान और शिवसेना का नाम चला गया उसके ऊपर तो कोई स्टे मिला नहीं. ये बताएं कि बार बार ये बात सामने आ रही है अलग अलग तरीके से. दो चीजें जिसके ऊपर मैं आपके विचार चाहूंगा. नंबर एक, क्या कांग्रेस के कुछ और बड़े नेता बीजेपी की ओर अग्रसर मतलब कुछ रुख कर रहे हैं? नंबर एक. नंबर दो, जिस तरीके से आज पवन खेरा जी को हवाई जहाज से बाहर निकाल दिया गया, अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जाकर के उनको जमानत दी, इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि आप अपना मत सामने रखें. नासिर साहब, मैं जनाब हबीब साहब की 2 लाइन पढ़ के इस बात की शुरुआत करूं. जी बोलिए. इरशाद. मैं सहारनपुर में काफी छोटा था, तो एक बार मेरी आपसे मुलाकात शायद मुझे अजीज बर्नी साहब के ऑफिस में हुई थी, सहारा में, नोएडा में. आई थिंक आपको शायद याद नहीं होगा. माशाल्लाह, क्या बात. काफी मैं छोटा था तब जी. तो मैं काफी आपको पसंद भी करता हूं क्योंकि आपकी जर्नलिज्म इज रियली फैंटास्टिक. तो पवन खेरा जी को जो किया उन्होंने अरेस्ट, मैं जनाब हबीब साहब की लाइन है, मैं भी खाइफ नहीं तख्तेदार से, मैं भी खाइफ नहीं तख्तेदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से. क्या बात है. क्यों क्या बात. डराते हो तुम जिंदा की दीवार से, क्यों डराते हो तुम जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को, ज़ैल की रात को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता. क्या बात है जनाब, क्या बात है जनाब. अब इसको जरा विस्तार से समझाया जाए. तो वही मैं कहना चाह रहा हूं, पवन खेरा ने ऐसी कोई जुल्म नहीं की थी कि उनको आप फ्लाइट से उतार लें, जी. दिल के सलाखों के पीछे डाल दे, जैसे वो टेररिस्ट हो. तो बिल्कुल ये ऐसी कौन सी गुनाह थी सिर्फ कि मैं आज अधिवेशन में हूँ. हमारा 50वां अधिवेशन, 85 अधिवेशन है, मैं यहाँ रायपुर में हूँ. Thank you so much, sir, for joining us from Raipur. At the moment, Mr. Nasir Hussain joining us from Raipur. Wonderful. Yeah, I'm from. Yeah, today we are waiting for the Pawan Khera in the airport. After I arrival in the airport, कि मुझे just message मिला कि उन्हें harass कर लिया गया. Really मैं surprise कि ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है. तो मुझे एक अंदाजा तो था कि ये सरकार लोकतंत्र पे हमला करेगी. जी. ये सरकार जुल्म और सितम पे हमला, हमारे गरीबों पे हमला करेगी. हमें अंदाजा था, पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस लोकतंत्र को खत्म करने में उनके साथ होगा, इसका भी अंदाजा था, मगर इतना जल्दी होगा इसका अंदाजा हमें. सर, आपके कमरे में कोई बेल बजा रहा है लग रहा है. आप जिस कमरे में शायद कोई बेल बजा रहा है, शायद आपने चाय मंगाई होगी. जी. कोई इशू नहीं सर, चलता रहेगा. But I tell you what, as far as the Congress is concerned, I am very happy to see, very frankly speaking, we've been observing the Congress now for such a long time. कांग्रेस में एक जो नई ऊर्जा आई है और एक नई निडरता जो पैदा हुई है, वो देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है. अब इसका आप मुकाबला कैसे करेंगे? खैर वो तो आप अपने अधिवेशन में जो होगा ही, आप व्यक्तिगत तौर पे बताएं कि आप कांग्रेस क्या करने वाली है. हमारा अधिवेशन एक कामयाब अधिवेशन होने वाला है और उस अधिवेशन में आपको काफी कुछ, आपकी मीडिया और आपकी टीम अगर यहाँ होगी तो उन्हें भी मालूम हो ही जाएगा. पर हम इनका मुकाबला डट के करेंगे. हम वो लोग हैं जो अंग्रेजों से भी नहीं डरे थे. 3 काले अंग्रेजों से भी हम डरने वाले नहीं. जी. हमने आजादी की लड़ाई जब लड़ी तो ये अंग्रेजों के मुखबिर थे. हम सरदार पटेल,
गांधी, पंडित नेहरू, अशफाकुल्ला खां के साथ। जी तो इनकी सोच और हमारी सोच क्या है, मैं उस पर ज्यादा बोल के आज कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करना चाहता कि अधिवेशन हमारा कल से शुरू हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं हमारे लोकतंत्र बचाने की एक लड़ाई है, एक लंबी लड़ाई है जो इन काले अंग्रेजों से हमें लड़ना है। प्रदीप जी। ताहिर साहब, उद्धव ठाकरे जी ने मुंबई में ऐसा ऐलान किया था कि 2024 में अगर मोदी जी का मुकाबला हमको करना है, अगर मुकाबला करके उसको रोकेंगे नहीं तो डेमोक्रेसी खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। हम लोग विल फेस एन ऑटोक्रेटिक, टोटलिटेरियन एंड एंटी डेमोक्रेटिक रूल फ्रॉम 2024 इफ वी फेल। एट द सेम टाइम उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को इनवाइट किए, उन्होंने केजरीवाल जी को इनवाइट किए, उन्होंने शरद पवार जी तो थे ही और उद्धव ठाकरे। तो ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म बन रहा है। बट कल ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कि अगर देयर हैज टू बी अ कॉमन फ्रंट एंड द कॉमन फ्रंट विल बी लेड बाय द कांग्रेस, तो आपको लग रहा है कि ऑपोजिशन यूनाइटेड होने से पहले डिसइंटीग्रेशन की तरफ चल रहा है, मतभेद हो रहा है, लीडरशिप कैसे देखते हो आप ताहिर साहब? नो 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 नो, खड़गे जी के बयान को आप सही से लीड कांग्रेस करें। आप देखिए जो भी दल, हम किसी पे कमेंट नहीं करते, जिनकी भी दल है, जो भी, अगर मान लीजिए बहन मायावती हो, समाजवादी के अखिलेश सिंह हो, लालू जी की पार्टी हो, नीतीश जी की पार्टी हो, ममता जी की पार्टी हो या किसी और, उनकी जनाधार एक स्टेट तक लिमिट है। उनकी मास नहीं है जो महाराष्ट्र में आके वो मुकाबला कर ले। लालू यादव की पार्टी की मास नहीं है कि वो जाके केरला में लड़ ले। तो लीड हर जगह कांग्रेस को करनी पड़ेगी। कांग्रेस एक बड़ा पार्टी, बड़े भाई के रूप में उनके साथ है, मगर वो सोचे कांग्रेस को हटा के मैं कोई लीड, कोई अलायंस बना लूं, तो ये मुमकिन नहीं है। हम सबको लेके चलने के लिए, हमारी पार्टी ने कभी नहीं कहा जी कि हम आपको लेके नहीं है, मगर हम सबको लेके, मगर आप कांग्रेस को नहीं, बिना कांग्रेस के लिए कोई अलायंस मुकम्मल नहीं हो सकता है। न, बिना कांग्रेस के तो खैर कोई अलायंस हो ही नहीं सकती। आज की तारीख में अगर 2019 के चुनाव भी देखे हैं, Right. जिसमें 52 सीटें आई आपकी लोकसभा में, वहां पर भी कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो तकरीबन 19.5% है, तकरीबन 20% है। और बाकी सबका जो वोट शेयर है, किसी का 5% है, किसी का 3% है, भले ही वो अपने स्टेट में जीत चुके हों। इनफैक्ट आज की तारीख में केवल 3 पार्टियां हैं पूरे हिंदुस्तान में जो कि एक से ज्यादा स्टेट में जिनकी हुकूमत है। एक भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी कांग्रेस है, तीसरी आम आदमी पार्टी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि 2024 के चुनाव में इन सब पार्टियों में जो गैर बीजेपी पार्टीज हैं, इनमें कोई प्री पोल अलायंस होगा या पोस्ट पोल अलायंस होगा, या पोल होने के बाद यह तय होगा कि भाई कौन प्रधानमंत्री होगा? ज्यादातर आप कांग्रेस की तो एक तो हमारी पहले सबसे, हम प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कभी भी फेस आगे करके हम चुनाव नहीं लड़ते, ज्यादातर हमारा रिकॉर्ड रहा है जी। और प्री पोल अलायंस को ही हम ज्यादा तवज्जो देते हैं। पोस्ट पोल आगे क्या होगा वो खुदा ही जानता है, मुझे नहीं मालूम जी। मगर हम प्री पोल अलायंस में जाएंगे। जो हमारे अलायंस पार्टनर है हम उनके साथ जरूर जाएंगे। मगर जो मोदी जी जो कहते हैं, एक तरफ मैं, एक तरफ पूरा ओपोजिशन, तो मुझे समझ में नहीं आता है ये मोदी जी कौन सा स्टेटमेंट देते हैं। नहीं, आपकी मदद कर रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हो? अरे वो तो आपकी बात कर रहे हैं, मोदी जी आपकी मदद कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाई इकट्ठे हो जाओ। अच्छा ठीक है, आप कहते हैं, आप आज उनके साथ कितना अलायंस पार्टनर है आप गिन के बताइए। एक तरफ शिवसेना से टूटी हुई कुछ गद्दारों के लोग हैं, एक तरफ कौन है, एक तरफ कौन है, अकाली दल भी चला गया। अकाली दल कौन जाएगा, वो कब आ जाएगा उसका भी भरोसा नहीं है जी। उन लोगों पे हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते, पर उनका कोई स्टेबिलिटी राजनीति नहीं है। वो उनके साथ कभी भी आ सकते, कभी भी जा सकते। मगर हिंदुस्तान की एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में जितनी भी पार्टियां हैं, आज से जब से 82 से उनकी पार्टी जब से वो आए हैं, तो आप देखें कोई ना कोई दल कभी ना कभी उनसे अलायंस पार्टनर में रहा है जी। हम कभी भी अपने सिद्धांतों से अलग नहीं हटे, हम ताउम्र उनसे लड़ते रहे हैं। कभी भी किसी भी स्टेट में हमने उनसे हाथ नहीं मिलाया जी। तो जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारी पार्टी है, हम इतना तो गारंटी कह सकते हैं कि कांग्रेस कभी बीजेपी के साथ नहीं जा सकती। लेकिन नासरुद्दीन साहब ये बताएं कि आज की तारीख में कांग्रेस के पास एक तुरुप का इक्का है, सॉरी माफ कीजिएगा, बीजेपी के पास
कांग्रेस के पास भी है, खैर कांग्रेस को मालूम नहीं है कि है, क्यों मालूम नहीं है मुझे मालूम नहीं है, वो तो आप बताएंगे। बीजेपी के पास एक ट्रम्प कार्ड है साहब, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। मोदी जी की शक्ल दिखा दिखा के हर जगह पे बीजेपी तकरीबन जीत ही जाती है। आप ये बताएं कि आप इसको कैसे, आप इससे लड़ेंगे, कैसे रोकेंगे, ये तो बताइए। देखिए, मोदी जी की चेहरा आप कितना जगह दिखाएंगे, हर हर इलेक्शन में आप उनके फेस को लेके आते हैं। जी बिल्कुल। ये अलग बात है कि ऑपोजिशन की कुछ गलतियों की वजह से वो जरूर जीत के चले आते हैं, जी। इसमें मुझे इनकार नहीं है। अगर हमारे, क्योंकि हमारी कुछ आप आज, मैंने उस दिन के आपके एक डिबेट में ही बता रहा था कि हम कुछ नहीं करते हैं तब भी हमें 11-12 करोड़ लोग वोट देते हैं जी। तो हमारे वोट, सेकुलर वोट जो है हिंदुस्तान की, वो बढ़ जा रही है। उनका एक ही एजेंडा है, कॉम्युनल करना, हिंदू मुस्लिम करना। आप उनसे 4-5 लाइन हटा दीजिए उनके राजनीति से, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, कश्मीर, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। एक आप अयोध्या का था, पर आज भी वो कहते हैं कि अयोध्या मंदिर, राम मंदिर मैंने बनाया। मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये मंदिर जो स्टेबल हो रहा है, जो मंदिर बन रहा है, वो किसने बनाया? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बन रहा है या नरेंद्र मोदी के ऑर्डर से बन रहा है? बीजेपी को ये क्लियर करना चाहिए। अगर बीजेपी बोलती है कि हमने ये मंदिर बनाया है, यानी सुप्रीम कोर्ट को उसने डायरेक्शन देने का काम किया है। मगर इस पे आप बीजेपी से कभी सवाल करें तो आपको शायद आंसर नहीं मिलेगा। तो हमारा यही कहना है कि हमारा जो सिद्धांत है, हमारा जो आइडियोलॉजी, हम उससे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जो हमारा सेक्युलरिज्म, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, जो संविधान बताता है, हम उसी पे इलेक्शन लड़ेंगे। और हमारा फेस हमारी पार्टी है, हमारी गांधी फैमिली है, हम उस पर ही आगे बढ़ेंगे। और राहुल गांधी आपके प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहेंगे 2024 में? बेशक, क्यों नहीं रहेंगे। उनसे बड़ा कद का नेता आज के तारीख में हिंदुस्तान में कोई नहीं है, मैं क्लियर बोलता हूँ जी। आप देख लीजिए, जितना बड़ा उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया है, जितना पद यात्रा किया है, वैसा हिंदुस्तान में अभी तक रिकॉर्ड है, किसी भी पार्टी में आज तक इतना बड़ा पद यात्रा नहीं किया है। आप समझिए, हिंदुस्तान कहते किसको है, भारत माता कहते किसको है? ये जमीन को, ये आसमां को। मैं आज तक, आप बीजेपी से सवाल करिए, तुम भारत माता की जय कहते हो, किसके लिए नारा लगाते हो भारत माता की? भारत माता है कौन? ये भारत जोड़ो उन्होंने जमीन और आसमां को नहीं किया, हर कल्चर को जोड़ा, लोगों को जोड़ा, हर धर्म को जोड़ा, हर मजहब को जोड़ा। ये है भारत। जहां इंसान बसते हैं उसको कहते हैं भारत। कहीं बहुत जगह जंगल भी है, पहाड़ भी है, आसमां भी है, जमीन, पर उसे देश नहीं कहा गया जहां इंसान नहीं। तो उन्होंने इंसानों को जोड़ा, इसको बोलते हैं भारत जोड़ो। तो उनसे बड़ा कद का नेता नहीं है। मैं आज भी कहता हूं, हमारी कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो हमारे प्रधानमंत्री कैंडिडेट राहुल गांधी जी ही हो। ताहिर साहब, there is no doubt that Rahul Gandhi has complete energized the entire Congress. पूरे कांग्रेस आज एक energized पूरे टीम, कोहेसिव टीम बन गया है। पूरे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सब पूरे कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ता energized है, ऊर्जा से भरा हुआ है, एक विजन के साथ चल रहा है कि 2024 में हमको करना है। ये साल भी 10 इलेक्शन है। तो बट अभी जो बीजेपी ने डाउट्स क्रिएट किए माइंड में लोगों का कि 4 मुद्दे पर कांग्रेस का क्या रवैया है। एक है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, दूसरा है नेशनल सिक्योरिटी, तीसरा है डेवलपमेंट, और तो चौथा है कि अपीसमेंट पॉलिटिक्स। तो इस चीज में आपको लोगों को कैसे कन्विंस करोगे कि वी आर बेटर देन द बीजेपी? ताहिर साहब, मैं शायद आप मेरा नाम गलत ले रहे हैं। आई एम सो सॉरी। नासिर साहब, आई एम सो सॉरी नासिर साहब। कोई इशू नहीं। देखिए, हमने डेवलपमेंट की ही राजनीति की है, और हिंदुस्तान को 47 में जब हम आजाद हुए तो हमारे पास क्या था, ये अगर हम अपने मुंह से तारीफ करें तो ये बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस का प्रवक्ता नासिर हुसैन आपके चैनल पे आके अपने बारे में तारीफ करे, पार्टी की तारीफ करे, ये भी बड़ी बात नहीं है। मगर ओपोजिशन का कोई पार्टी उस वक्त सत्ता में हो और आज सत्ता में है, वो यूनाइटेड नेशन जाए, उस समय की फॉरेन विदेश मंत्री श्री सुषमा स्वराज जी, स्वर्गीय, जो हो चुकी है, उन्होंने क्या कहा था? हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक साथ आजाद होता है। आज हमने IIM बनाया, एम्स बनाया, एटमी बनाया, न्यूक्लियर बनाया, क्रांति, एक ऐसा इंटरनेट की क्रांति बिछाई, तो उसको कौन भूल सकता हमारे डेवलपमेंट? आप बताइए, कौन हमारे डेवलपमेंट को भूल सकता है हिंदुस्तान में? हमने सेकुलर हर धर्म को जोड़ा, हमने कभी
दंगे फसाद, हिंदू मुस्लिम दूसरे कौमों को नहीं बांटा, हमने सबको एक करने की कोशिश। तो हमारी काम सेक्युलर भी है, डेवलपमेंट भी है, ये काम हमसे कोई छीन नहीं सकता, ना भारतीय जनता पार्टी हम पे एलिगेशन इसके लिए लगा सकती, क्योंकि उनके ही स्टेटमेंट है यूनाइटेड नेशन के अंदर। उनके यूनाइटेड नेशन का वो स्पीच आप सुषमा स्वराज जी का पढ़ सकते हैं और सुन भी सकते हैं। हुसैन साहब, अभी कल अरविंद केजरीवाल मुंबई आ रहा है, तो एक है कि बीएमसी चुनाव कभी भी डिक्लेयर हो सकता है, तो वी डोंट नो व्हाट एमवीए आएंगे नहीं, एक साथ आएंगे नहीं आएंगे, बिकॉज अजित पवार भी चाहता है कि एमवीए साथ में लड़े, कांग्रेस भी कुछ घटक, भाई जगताप ने कहा कि वी शुड ट्राई इट अलोन, बट एवरीबडी वांट्स टू फाइट इट टुगेदर। बट अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से दिल्ली में विद स्टैंडिंग कंप्लीट ऑफ बीजेपी के अटैक्स, बीजेपी के सेंट्रल फोर्स, बीजेपी के एजेंसीज को विड्रॉ करना, पैसे के ल्योर से हर चीज को उन्होंने कंबैट करके आई टू आई देके अपने मेयर, डेप्यूटी मेयर सब कुछ लेके आए, एक वातावरण उन्होंने बनाया पूरे देश में। तो अगर कल वो मुंबई आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो एक यहां पर एक माहौल बन रहा है आम आदमी पार्टी का। यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, राहुल गांधी इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, गहलोत जी के राजस्थान मॉडल इज अ फैंटास्टिक एग्जांपल कि हाउ अ बजट हैज टू बी देयर। तो ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी यहां पर वोट का बंटवारा करके बीजेपी और एकनाथ शिंदे ग्रुप को फायदा पहुंचाएगी? कैसे देखते हो आप अरविंद केजरीवाल का रोल बीएमसी चुनाव में कैसे होगा? अरविंद केजरीवाल जी एक सपना बेचने वाले लीडर है और सपना बेचते भी है, लोगों को उम्मीद जगाते भी हैं और एक अच्छा मार्केटिंग करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, एक अच्छा मार्केटिंग है। मैं जिस छत्तीसगढ़ में आज बैठा हूँ, रायपुर में बैठा हूँ, मैं यहाँ आम लोगों से आज मिला, मैंने पूछा आपकी बिजली की बिल कितनी आती है? जितने भी लोगों ने बोला, मुझे बोल रहा है मेरे 200, कोई बोलता है 300, यानी कि जितने भी बिल थे उसका हाफ आ रहा है। पर हमने मार्केटिंग करना नहीं, हमें मार्केटिंग करना नहीं आया, हम इन्हें पब्लिक का सेवा करते हैं। केजरीवाल साहब कल मुंबई आएंगे, बैकडोर से किसी ना किसी तरह से वो बीजेपी की मदद करने की काम करेंगे। ये उनके आपस की लड़ाई है, ये दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं और कुछ नहीं है। तो हम मार्केटिंग नहीं करेंगे, मैंने उस दिन ही बताया था, जो मैंने पब्लिकों के लिए हम काम करते हैं। लेकिन नासिर साहब अभी तो मार्केटिंग का जमाना है, मार्केटिंग तो आपको करनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ जैसे अभी आपने रायपुर के बिजली के बिल के बारे में बताया, अभी जैसे रायपुर के बिजली के बिल में बताया, ये पूरे हिंदुस्तान को बताइए, ये सिर्फ आप तक की बात रहेगी तो क्या हुआ? हम आपके माध्यम से भी बता रहे हैं और लोगों, यहाँ की रायपुर की जनता से आप पूछिए, छत्तीसगढ़ की जनता, आपने बार बार एक बजट की बात की, बहुत तारीफ है, आपने ही तारीफ की, मैंने नहीं कहा कि जयपुर में हमारे सीएम अशोक गहलोत ने कैसी बजट पेश की, आपने तारीफ कर रहे हैं। ये होना चाहिए तारीफ कि आप जैसे न्यूज चैनल उस बात को मोहर लगा दे कि ये होता है बजट, ये नहीं होता बजट की गरीबों की खून को शरीर से खींच ले। ईएमआई देखिए, बैंक को एफडी रेट देखिए, आज दिन पर दिन ईएमआई लोगों की बढ़ रही है, क्या गरीबों को राहत दिया? बोलते 7 लाख 8 लाख आपको ये नहीं लगेगा, इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। आप उसको आप लोग अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जर्नलिज्म बहुत पुराने हैं, मैं बहुत बच्चा हूं आपके साथ, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, मगर आप बताइए ये जो इनकम टैक्स का जो अभी इन्होंने, इससे क्या आम लोगों को फायदा हो रहा है? आज देखिए हम बात करते हैं ज्वाइंट ये अडानी के करप्शन के ऊपर, तो ये बात करते हैं किसी और चीजों की, हम बात करते हैं इसकी, तो ये हमारे प्रवक्ताओं को गिरफ्तार करने में लगे रहते हैं। ये जनता के मुद्दों को नहीं उठाते, जनता ये जरा अजीब लगा, नहीं करते। ये पवन खेरा जी का जो अरेस्ट था, ये जरा बहुत अजीब लगा, ये तो बड़ी अजीब गरीब बात है। मतलब ये क्या मतलब हुआ? इससे बड़ा क्राइम इन लोगों के, आप बोलो, मैं अल्फाज नहीं यूज कर सकता, इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूज करते हैं, सर गोली मारो उनको, किनको गोली मारने की बात करते थे, क्या अल्फाज था? इस पे नहीं हुआ। दिल्ली के अंदर जहां आप शायद आप कहां बैठे मुझे नहीं मालूम, दिल्ली में एक इनके एमएलए, एक्स एमएलए हैं, क्या नाम था उनका, कपिल या क्या, उन्होंने कैसी दंगा फैलाने का काम किया, उसको अरेस्ट करने का काम नहीं किया। इनके संबित पात्रा जी, इनके प्रवक्ताओं ने क्या अल्फाज का यूज किया। इसी रायपुर के पुलिस ने जब अरेस्ट करने के, उस पुलिस को हरास किया गया। इस तरह के इन्होंने लोकतंत्र पे हमला किया। मैं बार बार बोलता हूँ ये लोकतंत्र खत्म गए। जैसा इन्होंने, मेरे प्रदीप जी ने अभी बोला कि उद्धव ठाकरे ने कहा था अगर हम इन्हें 2024 में नहीं रोकते हैं तो सच में ही लोकतंत्र को खत्म करेंगे। तो मैं बार बार कहता हूँ ये लोकतंत्र पे हमला है, एक आवाज को दबा देना, ये लोकतंत्र को ही हमला कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, भले वो स्टालिन साहब हों डीएमके के, या फिर
सीपीआई और सीपीआईएम के लोग हों, या फिर ममता बनर्जी हों, या फिर यहाँ तक के अरविंद केजरीवाल भी हों, ये कांग्रेस का दायित्व बनता है। याद रखें, आपने खुद कहा कि आपको 12 करोड़ वोट मिले थे 2019 में, बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी को 23 करोड़ मिले, वो दूसरी बात है, लेकिन 12 करोड़ आपको मिले हैं। 12 करोड़ सबसे ज्यादा गैर बीजेपी पार्टी को वोट मिलने वाली पार्टी जो है, वोट लेने वाली पार्टी कांग्रेस है। बेशक। तो दायित्व आपका बनता है, जिम्मेवारी आपकी बनती है सबको इकट्ठे लाना। अरे हम देखिए, हम केजरीवाल साहब पे नहीं बोल सकते क्योंकि ये मेरी पार्टी की लाइन नहीं है। बाकी जितने लोग हैं हम लोग अपने उनके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे साथ ही हैं, ममता बनर्जी जी हमारे साथ में ही है, कोई बाहर नहीं है, सब साथ में आ जाएंगे। अरे सभी आपसे तो निकले हैं, अभी आ जाएंगे साथ में ही, आ जाएंगे साथ में ही। नाज़र साहब, आपसे व्यक्तिगत यही मुझे याद आ गया मुझे अब याद आ गया, आप जब मुझे मिले थे सहारा के ऑफिस में, अजीज वर्नी साहब का कैबिन जो था उसके अंदर थे आप, याद है मुझे। और बात क्या हो रही थी उस वक्त, बात क्या हो रही थी वो भी मुझे याद आ गई है। याद रख लो, एक मिनट। उस वक्त बात यह हो रही थी कि कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा होगा अगर ममता बनर्जी को दोबारा आमंत्रित किया जाए कि आप कांग्रेस में आ जाइए। राइट, बेशक, बिल्कुल। तो बिल्कुल, जो आपने बिल्कुल उस सही वक्त कहा। बोला था दोहराएंगे क्या? देखिए मैं कांग्रेस ने हमेशा आमंत्रित किया है, हमने उन्हें नहीं हटाया, वो खुद ब खुद गई है। और मैं पहले भी कहा, एक मैं पार्टी का एक जिम्मेदार प्रवक्ता हूं, मैं ऐसा कोई अल्फाज यूज नहीं कर सकता जो मेरे पार्टी की लाइन नहीं है। तो इसके ऊपर मेरी लीडरशिप ही तय कर सकती कि उनको आमंत्रण देना है या नहीं देना है। हाँ, मैं अलायंस के लिए जरूर बोल सकता हूँ कि हमारी पार्टी अलायंस में जरूर जाएगी अगर ममता जी हमारे साथ आती। वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। नाज़र हुसैन साहब, बहुत मजा आया आपसे बात करने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं काफी छोटा था जब मैं अजीज बंडी साहब के ऑफिस में जी याद है मुझे, बहुत छोटे थे, अभी भी छोटे हैं आप बहुत, अभी कहाँ बड़े हैं। मैं उस समय डीओ का स्टूडेंट था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में था मैं। जी मालूम है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे Thank you, हमारे sir. साथ जुड़ने के लिए। बहुत अब आपका वो बेचारा रूम सर्विस वाला पता नहीं बेल बजा बजा के थक गया, चला गया, आपकी चाय शायद बाहर रख गया होगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, थैंक यू। Right, the very pleasant Mr. Nazir Hussain, बिल्कुल सर। talking to us all about Congress unity, talking to us all about Congress unity, and he did say that the Congress will try to ensure opposition unity at least. You raise the right point, sir. Congress with a double digit, around 20% national vote share, and none of the other parties even single digit. है ही नहीं The साहब, maximum, आसपास ही नहीं। 5% or 4.5% is what Mamata Banerjee is. That's right. Or less than 4% is DMK. Behan Mayawati ji, and all of them. So it is upon the Congress to get them all together. Because in case if they want to fight Mr. Modi in 2024, the Congress has to take the साहब giant जिम्मेवारी step forward. कांग्रेस की बनती है। Exactly, sir. वरना 2024 में मैं ये बार बार बोल चुका हूं, पहले भी बोल चुका हूं, नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के साथ वापस आएंगे जीत के, और 325 से 350 सीटें कहीं नहीं गई हैं लोकसभा की, ये बता दूं मैं आपको। दोबारा बोल रहा हूं, दोबारा 10वीं बार 12वीं बार बोल चुका हूं। Mr. Modi will be back in 2024 with anywhere between 325 to 350 seats, unless the Congress and the rest of the non-BJP parties can lose their egos, which is an impossibility, can become sensible, which is also an impossibility, and forge some kind of an alliance. Let's see what happens. That's it. That's just about it in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। आप सब लोगों को प्रदीप जी और मेरी तरफ से नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram.